उसने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। चंद सेकंड के बाद फिर सोच की लहरों को महसूस किया। इस बार आवाज सुनाई दी। मैं धर्मराज गुरुदेव बोल रहा हूँ। आला अफसर ने कहा, अच्छा तो तुम हो, मेरे पास आने की तकलीफ क्यों की है? गुरुदेव ने कहा, मैं हैरान हूं कि तुम योगा के माहिर नहीं, शराब भी पीते थे, फिर तुमने सांस रोकने में कैसे महारत हासिल कर ली? मैंने शराब छोड़ दी है, सिगरेट भी नहीं पीता हूँ। लेकिन तुम सोच की लहरों को कैसे रोक रहे हो? सच बताओ, क्या किसी ने तनवीमी अमल के जरिए तुम्हारे दिमाग को लॉक किया है? सच यही है कि एक फरिश्ते ने हम 5 अहम अफसरों के दिमागों को लॉक कर दिया है। तुम किसी के दिमाग में भी नहीं जा सकोगे। तुम लोगों को मुझे अपने दिमाग में आने से नहीं रोकना चाहिए। मैं तुम्हारे अहम फौजी राज जानता हूँ। हम तुम्हारा रास्ता इसीलिए रोक रहे हैं कि तुम आइंदा हमारे दूसरे राजों तक ना पहुंच सको। जो राज पहले से जानता हूँ, उसके एवज हर माह की पहली तारीख को मुझे $10 लाख देते हो। आज 6 तारीख है और तुम लोगों ने अब तक अदायगी नहीं की है। धर्मराज, तुम बहुत अरसे से हमें ब्लैकमेल करके हराम की खाते आ रहे हो। अब तुम्हारे पास हमारी कोई कमजोरी नहीं रही। ये तुमसे किसने कह दिया? तुम्हारे तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। जिस फरिश्ते ने हमारे दिमाग लॉक किए हैं, उसी ने कहा है कि हवेली के तहखाने से एक नहीं कई ममालिक के अहम दस्तावेजात चुरा ली गई हैं। गुरुदेव को थोड़ी देर के लिए चुप लग गई। दूसरे अफसर ने कहा, अगर वो फरिश्ता झूठ कहता है तो हमारे फौजी राजों से ताल्लुक रखने वाली दस्तावेजात की फोटोस्टेट कॉपियां हमें दिखा दो। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो वो चोर तुम्हारे लिए फरिश्ता बन गया है। जो हमसे नेकी करे और तुम्हें हराम खाने से रोके उसे फरिश्ता ही कहेंगे। तुम लोग इस माह की अदायगी से इनकार करके मुश्किल में पड़ जाओगे। हम तो उसे रकम अदा करेंगे जिसके पास हमारी अहम दस्तावेजात होंगी। अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे सुराग रसानों ने उन्हें चुराया है। तुम यहाँ से जाकर अमरीकी अकाबरीन और रूसी हुक्मरानों को ब्लैकमेल करोगे तो तुम्हें यही जवाब मिलेगा। किसी भी बड़े मुल्क से तुम्हें रकम नहीं मिलेगी। फिर तुम्हारी समझ में आएगा कि इसराइली जासूसों ने तुम्हारे यहाँ चोरियां नहीं की हैं। तुम्हारे उस फरिश्ते ने बताया तो होगा कि वो कौन है। मैंने कहा, मैं अभी आया और मुदाखलत के लिए माजरत खाऊं। चूंकि मेरा ही जिक्र हो रहा है, इसलिए गुरुदेव कहलाने वाले धर्मराज को अपनी आवाज़ सुना रहा हूं। मैं चोर या फरिश्ता, ये पोरस से जाकर पूछो, क्योंकि उस रात हवेली में पोरस भी था। मैं अभी जाकर पोरस से सारी हकीकत मालूम करूंगा। वो चला गया। मैंने जितनी तहरीरी दस्तावेजात, वीडियो कैसेट्स और माइक्रो फिल्में हासिल की थी, उनमें ऐसी दस्तावेजात भी थीं जिनका ताल्लुक चंद इस्लामी ममालिक से था। मैंने इसराइल, अमरीका, रूस और फ्रांस के अकाबरीन को धमकियां दी थी कि मैं उनसे कोई रकम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो इस्लामी ममालिक के खिलाफ साजिशें करेंगे तो उन तमाम बड़े ममालिक के राज फाश कर दूंगा और ये कभी जाहिर ना हो कि उनकी दस्तावेजात को अपने कब्जे में रखने वाला या उन्हें चुराने वाला एक ऐसा शख्स है जो इस्लामी ममालिक का हामी और मुहाफिज है। इन तमाम ममालिक के काबरीन ने अपनी बेहतरी के लिए मेरे सिलसिले में अपनी जुबानें बंद रखी थी। मैं पोरस के दिमाग में पहुंचा तो उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया, क्योंकि गुरुदेव वहां पहले से मौजूद था। उसे कह रहा था, तुम उस शख्स को जानते हो जिसने हमारी तमाम दस्तावेजात चुराई हैं? पोरस ने कहा, अगर मैं जानता तो उसी दिन उसके बारे में बता देता। वो इसराइली फौजी अफसरान उसे फरिश्ता कह रहे थे। पोरस ने कहा, इसमें शुबा नहीं है कि वो फरिश्ता है। मैंने उसके मशवरे पर अमल करते हुए अपनी महबूबा को नीलमा जैसी चुड़ैल से निजात दिलाई है। वो तुम सबके लिए फरिश्ता और हमारे लिए अजाब जान है। आखिर वो कौन है? बाज़ अफराद पुरस्रार बनकर रहते हैं। वो अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। वो मेरे लिए भी पुरस्रार है, लेकिन जो एहसान उसने मुझ पर किया है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि उसे दोस्त बनाकर रखो तो वो दोस्त बनकर काम आता रहेगा। क्या हम अपने घर में चोरी करने वाले को दोस्त बना लें? ना बनाओ। उसने तो तमाम बड़े ममालिक को दोस्त बना लिया होगा। वो नहीं जानता है कि महाराज कितने शक्तिमान हैं, उसे बेनकाब कर देंगे। ये बात उस शख्स से कहो, मुझसे क्यों कह रहे हो? गुरुदेव ने महाराज से दिमागी राब्ता किया और उसे मौजूदा हालात बताए। महाराज ने कहा, जिस दिन वो शख्स तमाम दस्तावेजात चुरा कर ले गया, उसी दिन से मैं अपने गैर मामूली इल्म से उसके बारे में मालूम करने की कोशिशें कर रहा हूँ। वो कोई फौलादी दिल और दिमाग का आदमी है। मेरे इल्म के दायरे में आते आते रह जाते हैं। मुझे उसकी परछाई मिलती है, मगर वो पहचाना नहीं जा रहा है। महाराज, अब क्या होगा? तमाम बड़े ममालिक ने लाखों डॉलरों की अदायगी रोक दी है। परेशान क्यों होते हो? हम कंगाल तो नहीं है, आमदनी के और भी जराए हैं। लेकिन ये बात हैरत अंगेज है कि वो शख्स बड़े ममालिक को ब्लैकमेल नहीं कर रहा है और उनसे रकम नहीं ले रहा है। जैसे खुदाई खिदमतगार हो या वो इतना दौलतमंद हो कि दौलत उसके हाथ का मैल हो। पता नहीं कौन पागल का बच्चा है। आखिर उसे किस तरह तलाश किया जा सकता है? महाराज ने कहा, मुख्तलिफ टेलीपैथी जानने वालों से रब्ता करना होगा, शायद उसे कोई जानता हो। गुरुदेव ने कहा, पारस और पोरस में हमेशा दुश्मनी रहती है। अगर उस शख्स ने पोरस को अपना एहसानमंद बनाया है तो फिर वो पारस का मुखालिफ होगा। हमें पारस से पूछना चाहिए। महाराज के रिकॉर्ड रूम में तमाम टेलीपैथी जानने वालों की आवाज़ों और लहजों के ऑडियो कैसेट्स मौजूद थे। महाराज ने गुरुदेव को पारस की आवाज़ और लहजा सुनाया। गुरुदेव ने पारस के दिमाग में आकर कहा, मिस्टर पारस, तुम मुझे नहीं जानते। मेरा नाम धर्मराज है। मेरे चेले मुझे गुरुदेव कहते हैं। मैं एक पुरस्कार शख्स के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। तुम्हारा दुश्मन पोरस उसका एहसानमंद है और उसकी बड़ी तारीफें करता है। फिर तो पोरस का दोस्त या मोहसिन मेरा दुश्मन होगा, मगर वह है कौन? कुछ उसका नाम या निशानी बताओ।
हमने उसे देखा नहीं है, वो हमारी अहम दस्तावेजात चुरा कर ले गया। पारस ने कहा, अच्छा समझ गया, मैं अल्पा के साथ इसराइल में हूँ। वहाँ के आला फौजी अफसरान बहुत खुश हैं। एक शख्स ने उनसे कहा है कि अब वो किसी ब्लैकमेलर को लाखों डॉलर अदा न करें, क्योंकि वो उनकी अहम दस्तावेजात उस ब्लैकमेलर से चुरा लाया है। मिस्टर पारस, तुम बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हो। क्या उसने वो दस्तावेजात उन फौजी अफसरों को दिए? नहीं, उस शख्स ने कहा है कि वो अपने पास दस्तावेजात रखेगा, लेकिन ब्लैकमेल नहीं करेगा। मेरी वाइफ अल्पा ने मालूम किया है कि वो अमेरिका के अहम दस्तावेजात के जरिए $1 भी नहीं ले रहा, यानी किसी भी बड़े मुल्क से ना रकम ले रहा है और ना ही उनसे शराइत मनवा रहा है। फिर तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी यहूदी है और वह शख्स यहूदी कौम के काम आ रहा है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी अल्पा इस्लाम कबूल कर चुकी है। इसराइली हुकूमत से हमारी दोस्ती है और हम दोस्त की हैसियत से उनके काम आते हैं। ये तुम्हारा ज़ाती मामला है, मगर वो शख्स कौन है, किन मकासद के लिए हमसे दुश्मनी कर रहा है? वो पोरस का दोस्त है तो क्या हमारा दुश्मन नहीं होगा? कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जो दुश्मन का दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन हो। ये तमाम बड़े ममालिक एक दूसरे से कभी दोस्ती रखते हैं, कभी एक दूसरे से दुश्मनी करने लगते हैं। मुसलमानों और यहूदियों की दुश्मनी कोई ढकी छुपी बात नहीं। ऐसी दुश्मनी के बावजूद मैं मुसलमान होकर यहूदियों के काम आता रहता हूँ। उस पुरस्रार शख्स ने पोरस का दोस्त होने के बावजूद अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी तुम भी उस पुरस्रार शख्स की हमायत में बोल रहे हो? उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। अगर तुम उसे दोस्त बना लो तो हो सकता है आइंदा वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाए। तमाम ममालिक से ब्लैकमेलिंग के जरिए करोड़ों डॉलर हासिल होते थे। उसने करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है और तुम उसे दोस्त बनाने का मशवरा दे रहे हो। पारस ने कहा, तो मेरे पास एक मसले का हल मालूम करने आए हो। मैंने अपने मजाज और नजरिए के मुताबिक तुम्हें मसले का हल बताया। अगर वो शख्स मेरा दोस्त बनकर दिखाए तो मैं उसे खुशामदीद कहूंगा। जूता जिसके पाँव को काटता है उसे ही तकलीफ होती है। मैंने तुम्हारे पास आकर वक्त ज़ाया किया है। जाने से पहले एक बात सुन लो, तुम पोरस से मेरी दुश्मनी के हवाले से आए थे। मैं तुम्हारे पास ये कहने नहीं आया था कि पोरस जैसा जूता मेरे पैर को कहाँ काट रहा है। तुमसे पूछने नहीं आया था कि मुझे जूता बनकर पोरस को कहाँ काटना चाहिए। मेरा नाम पारस है, मैं जूते मार सकता हूँ, जूता बन नहीं सकता। अब जाओ। गुरुदेव दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। महाराज उसके दिमाग में था। वो बोला, पारस ने सच्ची और खरी बातें की हैं। इस शख्स ने पारस को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए वो शख्स ना तो दोस्त है और ना दुश्मन। पारस नादान नहीं है, वो उस शख्स के बारे में जरूर कुछ मालूम कर रहा होगा। जब वो मालूम करेगा तो देखा जाएगा। हम डॉक्टर अन्नापूर्णा को नजरअंदाज कर रहे हैं। महाराज, आपकी गैर मामूली इल्म क्या कहती हैं? वो भी उस पुरस्कार शख्स की तरह मेरे इल्म के दायरे में आते आते रह जाती है। मैंने पोरस से उसका लहजा मालूम किया था और उसके दिमाग में भी गया था, लेकिन उस औरत के दिमाग में धुंध और सन्नाटे के सिवा कुछ ना था। इतना पता चला कि वो सांस ले रही है। वो भी उस पुरस्कार शख्स की तरह आपकी गिरफ्त से निकल रही है। क्या उस पुरस्कार शख्स से उसका ताल्लुक हो सकता है? महाराज ने कहा, मैं बहुत कोशिशें करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वह हवेली में जाकर गुम हो जाने वाली नीलमा होगी। वह अब मंजिल से हट गई है, खुद कुछ भी नहीं कर रही है। उस पुरस्कार शख्स के जरिए सब कुछ करा रही है। नीलमा से हमारा कभी राब्ता नहीं रहा, क्या उससे बात की जा सकती है? वो अपनी आत्मशक्ति और काले जादू के सिलसिले में बड़ी मगरूर है, मुझे अपने बराबर का नहीं समझती, इसलिए हम जैसे महान जादूगरों को नजरअंदाज करती है। अब हमारी गर्ज है, इसलिए मुझे उसके पास जाना होगा। महाराज ने रिकॉर्ड रूम के एक ऑडियो कैसेट के जरिए नीलमा की आवाज़ सुनी, फिर ख्याल खानी के जरिए उसके पास पहुंचा। उसने सांस रोक ली। चंद सेकंड के बाद उसने फिर उसे मुखातिब करते हुए कहा, नीलमा, मैं महाराज हूँ, चाहो तो मेरे दिमाग में आ सकती हो। महाराज अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। नीलमा ने उसके दिमाग में आकर कहा, मैंने बरसों पहले तुम्हारा नाम और तुम्हारी आवाज़ भी सुनी थी। आवाज़ और लहजा याद नहीं है, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम महाराज हो? ताज्जुब है, क्या तुम आत्मशक्ति के जरिए तस्दीक नहीं कर सकोगी? मैंने एक वजह से आत्मशक्ति का इम्तिहान कम कर दिया है। वैसे ये इत्मीनान है कि तुम मेरे दिमाग से चले गए और मुझे अपने अंदर बुलाए है। मैं चाहता हूँ तुमसे राब्ता रखूँ, तुम्हारे काम आऊँ और कभी तुम मेरे काम आती रहो। ऐसा बाहमी ताउन क्यों चाहते हो? किसी प्रॉब्लम में हो? हाँ, दो हस्तियाँ ऐसी हैं जो मेरे लिए मुअम्मा बन गई हैं। वो दोनों हस्तियाँ मेरे उलूम के दायरे में नहीं आ रही हैं। इससे साबित होता है कि वो भी हमारी तरह जादूगर हैं, या फिर फौलादी दिलो दिमाग के हामिल हैं। उन पर जादू बेअसर हो रहा है। कि उनके नाम या कुछ निशानियां हैं? वो बेनाम और निशान हैं, लेकिन हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। महाराज मेरे मुतल्लिक बताने लगा कि मैं तमाम अहम दस्तावेजात चुरा कर ले जाने के बाद ना किसी बड़े मुल्क को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ना उसे लाखों डॉलर वसूल कर रहा हूँ, ना खुद फ़ायदा उठा रहा हूँ और ना महाराज को फ़ायदा उठाने दे रहा हूँ। नीलमा ने कहा, पता नहीं कौन ऐसा हातम ताई है जो नेकियां कर रहा है और दरिया में डाल रहा है। ना खुद खा रहा है, ना तुम्हें खाने दे रहा है। मैं ये उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम शायद आत्मशक्ति के जरिए उसे ढूंढ निकालोगी। मैं उसकी कोई तस्वीर देख लूँ या आवाज़ सुन लूँ तो मेरी आत्मा उसके पास पहुँच जाएगी। मेरे पास उस पुरस्कार शख्स की ऑडियो कैसेट है, तुम आवाज़ सुन सकती हो। वो आवाज़ फर्जी होगी। आजकल तमाम टेलीपैथी जानने वालों ने अपनी आवाज़ें और चेहरे मेरे खौफ से बदल लिए हैं। फिर भी वो आवाज़ सुनाओ। महाराज ने मेरी आवाज़ सुनाई। नीलमा ने इस आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर मेरे दिमाग में आ गई। उसके पीछे महाराज भी चला आया। वो मैं ही था, लेकिन मेरी साबका आवाज़ और लहजा नहीं था। इसलिए वो समझ नहीं पाए कि फरहाद अली तैमूर के पास हैं। मैंने कहा, स्वागतम, कौन हो और कैसे आना हुआ? मैं नीलमा हूँ।
सुना है कि तुम बहुत पुरस्कार हो। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, इसलिए आई हूँ। मैं महाराज हूँ, तुमने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पूछने आया हूँ कि मुझसे क्या दुश्मनी है। मैंने जवाब दिया, दुश्मनी होती तो तुम्हारे घर से माल चुरा कर ले जाता। मैं तो वो दस्तावेजात ले गया हूँ जो तुम्हारी नहीं थी। मैं शरीफ और धर्म कर्म वालों के यहाँ कभी चोरी नहीं करता। मैं तो एक सीधा सादा सा इंसान हूँ। ऐसी चोरी का फायदा क्या है जिससे तुम फायदा नहीं उठा रहे हो? किसने कह दिया कि फायदा नहीं उठा रहा हूँ? अगरचे मैं उनसे नकदी नहीं ले रहा हूँ, ताहम उन सबको अंडर प्रेशर में रखा है। वो बज़ाहिर मेरे एहसानमंद हैं और ये नहीं जानते कि मैं उनकी लालमी में सुरंग बनाता हुआ उनके दूसरे राजों तक पहुंच रहा हूँ। ऐसा तुम उनसे नकद रकम वसूल करते हुए भी कर सकते हो। मैं उन्हें ट्रांस में लाकर तुम लोगों से ज़्यादा रकम हासिल कर लेता हूँ और उन्हें पता नहीं चलता। वो मुझे नेकियां करने वाला हातम ताई समझती हैं। फिर तो तस्लीम करना पड़ेगा कि बहुत मक्कार हो। तुम मुझे मक्कारी का सर्टिफिकेट ना दो तब भी वही हूँ जो हूँ, उसे समझने के लिए नीलमा की तरह बार बार जन्म लेते रहो। फिर मैंने नीलमा से कहा, तुम बड़ी देर से मेरे चोर ख्यालात पढ़ रही हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि बड़ी मालूमात हासिल कर रही हो। मैं ऐसी बातें मालूम कर रही हूँ जो नामुमकिन है। तुम्हारे चोर ख्यालात एक दादी माँ के जज्बे में हलचल पैदा कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि तुम मेरे स्वर्गवासी पोते स्वामी तिलकराम भाटी हो। मरने के बाद स्वर्ग में गए थे, वहां देवताओं ने तुम्हें देखकर कहा कि यमराज से गलती हो गई है। अभी तुम्हें जिंदा रहना था, दुनिया में रहकर बहुत कुछ करना था, लेकिन यमराज ने तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया था। इस गलती को छुपाने के लिए तुम्हारी सूरत, आवाज और लहजा बदलकर दोबारा दुनिया में भेजा गया है। मैंने कहा, तुम्हें यह भी मालूम हुआ होगा कि तुम मेरी सूरत नहीं देख सकोगी और एक दादी की हैसियत से अपने पोते से मुलाकात नहीं कर सकोगी, क्योंकि देवताओं ने मुझे बाकी जिंदगी दुनिया में गुजारने के लिए सिर्फ मेरी सूरत ही नहीं, मेरी शख्सियत भी बदल दी है। वो बोली, हाँ, तुम्हारे ख्यालात ये भी बता रहे हैं कि अगर मैं 150 साल बूढ़ी औरत के जिस्म में समाकर दादी माँ बन जाऊं तो तुम मुझे मेरे पोते स्वामी तिलकराम भाटिया के असली रूप में नजर आ जाओगे। फिर मैं तुम्हें गले लगा सकूंगी। तुम मेरे चोर ख्यालात पढ़कर भी यकीन नहीं कर रही हो और इसे नामुमकिन कह रही हो। मुझसे स्वर्ग में कह दिया गया था कि मैं दुनिया में दोबारा जाकर तुमसे राब्ता ना करूं, क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं आएगा और यकीन करने के लिए तुम किसी बूढ़ी औरत के जिस्म में जाओगी तो शायद ही तुम्हें 150 साल बूढ़ी औरत मिल सके। तुम्हारे चोर ख्यालात मुझे फ़रेब दे सकते हैं। मैं हकीकत मालूम करने के लिए 40 रातें जागकर तपस्या करूंगी, फिर दोबारा तुम्हारे दिमाग में आऊंगी और चोर ख्यालात पढ़ूंगी। क्या तुम मुझे आने से रोकोगे? कभी नहीं। मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता, सिर्फ तुम आ सकती हो। महाराज ने कहा, अगर तुम नीलमा के पोते हो तो क्या दस्तावेजात चुराने के लिए दुनिया में दोबारा आए हो? मैंने कहा, तुम भूल रहे हो। अभी मेरे ख्यालात ने नीलमा से कहा है कि सिर्फ मेरी सूरत ही नहीं, मेरी शख्सियत भी बदल गई है। मेरे जहन से रिश्ता मिट गया और इसीलिए मैं नीलमा कह रहा हूँ, दादी माँ नहीं कह सकता। और ये नई जिंदगी हासिल करने के बाद चोरों के घर चोरी कर रहा हूँ। महाराज ने कहा, भगवान की कसम, तुम बहुत बड़े मक्कार हो। नीलमा से दादी और पोते का हवाला देकर इस तरह रिश्ता जोड़े हो कि नीलमा तुमसे एक दादी के तौर पर वाबस्ता हो गई है। अब दस्तावेजात की चोरी के सिलसिले में ये मुझसे ताउन नहीं करेगी। नीलमा ने कहा, महाराज, सिर्फ 40 दिन की बात है। मैं सच और झूठ मालूम कर लूंगी। मैं जब भी तपस्या करती हूँ मुझे एक नई शक्ति मिलती है। इस बार मैं अपने पोते की असलियत तक पहुंचने की शक्ति हासिल कर लूंगी। अगर ये बात सच हुई तो मैं अपने पोते को गले लगाने के लिए किसी 150 साल बूढ़ी को जरूर तलाश करूंगी। महाराज ने कहा, मैं मानता हूं तुम बहुत शक्तिमान हो, ऐसा जरूर करोगी, लेकिन मैं 40 दिन तक सच और झूठ का इंतजार करता रह जाऊंगा। तुम ख्वामखा दस्तावेजात का मातम कर रहे हो। अगर ये मेरा पोता साबित हो जाएगा तो तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। एक दादी अपने पोते के लिए ढाल बनकर रहेगी और अगर ये मेरा पोता साबित ना हुआ तो मैं इसे जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमजोर बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। मुझे 40 दिन तक इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं सब्र करूंगा। लेकिन वो दूसरी हस्ती जो पुरस्कार बनी हुई है उसके बारे में कुछ बताओ। क्या उस हस्ती का नामो निशान है? मैं नहीं जानता कि उसका असली नाम है या नहीं। वो पहले डॉक्टर अन्नापूर्णा बनकर पोरस को धोखा दे चुकी थी। फिर वो हवेली के अंदर आई थी। इसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। पोरस ने बताया है कि शंकर दास नामी एक योगा और टेलीपैथी जाने वाला शख्स अन्नापूर्णा का पति है। नीलमा ने कहा, ताजुब है कि पोरस कैसे धोखा खा गया। क्या उसने अन्नापूर्णा के चोर ख्यालात नहीं पढ़े थे? पोरस का बयान है कि उसने अन्नापूर्णा के चोर ख्यालात भी पढ़े थे और उसके पूरे खानदान की हिस्ट्री भी पढ़ी। बाद में पता चला कि जिन दिनों डॉक्टर अन्नापूर्णा उसके लिए गैर मामूली दवाएं तैयार कर रही थी उन दिनों असली डॉक्टर अन्नापूर्णा मर चुकी थी और उसकी लाश एक अस्पताल में 1.5 माह से रखी हुई थी। नीलमा ने चौंक कर पूछा, इसका मतलब है कि जो अन्नापूर्णा जिंदा है वो एक अजीबोगरीब दिमाग रखती है? महाराज ने कहा, पोरस का बयान है कि पारस की तरह अन्नापूर्णा का दिमाग भी एक अजूबा है। कोई उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकता और कोई उसके दिमाग पर हावी होकर न उसकी असलियत मालूम कर सकता है और न उसके अंदर जलजला पैदा कर सकते हैं। नीलमा ने गुस्से और नफरत से कहा, ऐसा दिमाग तो फहमी का है। वो अली तैमूर की बीवी और फरहाद अली तैमूर की बहू है। वो थोड़ी देर तक खामोश रहे और सोचते रहे। मैंने कहा, बात कुछ समझ में आ रही है। पोरस ने पहली बार जो दवाएं तैयार की उन्हें पारस ने चुरा लिया। दूसरी बार अली तैमूर और फहमी ने धोखा दिया और दूसरी बार तैयार होने वाली दवाएं वो दोनों चुरा कर ले गए। यानी पोरस फरहाद के दोनों बेटों और बहू से नुकसानात उठाता रहे। महाराज ने कहा, इस तरह बात साफ तौर पर समझ में आ रही है। वह तमाम गैर मामूली दवाएं बाबा साहब के दायरे में जा रही हैं।
मैंने कहा, ओ गॉड, उस रात हवेली में मैं वो गैर मामूली दवाएं चुराने गया था, मगर मेरे हिस्से में सिर्फ दस्तावेजात आई थी। महाराज ने कहा, अब ये बात यकीनी है कि हम टेलीपैथी की दुनिया के पहाड़ों से टकरा रहे हैं। अगर हम तीनों मुत्तहिद हो जाएं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मैंने कहा, पहाड़ से टकराने से मुंह टूटता है, पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। हमारी दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले ममालिक उनका क्या बिगाड़ रहे हैं? मुझे स्वर्ग के देवताओं ने पता नहीं दोबारा कितनी जिंदगी दी है। मैं जिंदा रहने के लिए सोच समझ कर ऐसी जगह वारदात करता हूँ जहां महफूज रह सकूं। मैं कभी पहाड़ खोदने की हमाकत नहीं करूंगा। नीलमा ने कहा, 40 दिन के बाद अगर तुम मेरे पोते साबित हो जाओगे तो मैं भी तुम्हें यही मशवरा दूंगी। पिछली बार फरहाद की वजह से तुम मारे गए थे। महाराज ने पूछा, नीलमा, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? मैं जरूर तुमसे ताउन करूंगी, लेकिन मेरे दो बड़े मसाइल हैं। सबसे पहले तो मैं 40 रातें अपने पोते की असलियत मालूम करने के लिए वक्फ कर दूंगी। दूसरा मसला फहमी है, उसने मुझे परेशान किया हुआ है। उस पर मेरा कोई अमल कामयाब नहीं हो रहा है और मैं उसके गैर मामूली दिमाग को मुतासिर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे 40 रातों तक उससे दूर कहीं रूपोश रहना होगा। महाराज ने मुझसे पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैंने कहा, पूरी रामायण पढ़ गए और समझ ना सके कि श्री राम जी कौन थे। मैं कह चुका हूँ। दोबारा दुनिया में आने के बाद मेरी सूरत और शख्सियत बदल गई है, नाम नहीं बदला। वैसे तो नाम वही तिलक राम भाटिया, मगर मैं TR भाटिया कहलाता हूँ। वो मायूस होकर मेरे दिमाग से चलाया। अपने भाई गुरुदेव से बोला, वो पुरस्कार शख्स बहुत मकार है। उसने नीलमा के लहू के रिश्ते से खेलने की कामयाब कोशिश की है। खुद को TR भाटिया कहता है, पूरा नाम तिलक राम भाटिया है। गुरुदेव ने पूछा, आखिर बात क्या बनी? कुछ नहीं, जहां से हम चले थे वहीं पहुंचे हुए हैं। सिर्फ इस शख्स का नाम मालूम है, वो अपना पता ठिकाना भी नहीं बताएगा। इतनी कोशिशों के बाद ना मालूम है, हम कुछ और जरा इख्तियार करेंगे। हो सकता है उसकी खुफिया पनागा का पता मालूम हो जाए। वो तीनों भाई मंसूबे बनाने लगे। वो नीलमा की 40 रातों की तपस्या का इंतजार नहीं कर सकते थे। उस TR भाटिया की असलियत को बेनकाब करना चाहते थे और ये तय कर रहे थे कि किस चोर रास्ते से भाटिया की शारक तक पहुंचा जा सकता है। इसराइल के चंद आला ओहदेदारों को उनके ओहदों से हटा दिया गया। यल्पा के मुतालबे के मुताबिक किया गया। उसने कहा था, वो तमाम ओहदेदार पोरस के मामूल और ताबेदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि इसराइल में मेरी बर्तरी खत्म हो जाए। पिछले दिनों पोरस ने अल्पा और पारस के पेश करदा फार्मूला से बनाई हुई दवाओं को नकली और नाकारा साबित करने की कामयाब कोशिशें की थी, लेकिन आखिर वक्त में नाकाम हो गया था और खुद टेलीपैथी से महरूम होकर बहुत बड़ा नुकसान उठाया। इस दौरान में बहुत से वाकयात पेश आए थे। पारस ने उसकी महबूबा रोशना यानी नतालिया को अगवा करके मुंबई के साली बंगले में पहुंचा दिया। फिर नीलमा उस बंगले से नतालिया को अगवा करके ले गई। उस वक्त नीलमा के लिए फहमी खतरा बन गई। पोरस इसी मौके से फायदा उठाकर नतालिया को नीलमा की कैद से छुड़ा लाया। बाद में पता चला कि नतालिया की याददाश्त वापस आ गई है। नीलमा ने उस पर ऐसा अमल किया था कि नतालिया की खोई हुई याददाश्त और गुमशुदा टेलीपैथिक इल्म वापस मिल गया था। नताशा ने कहा, पोरस, एल्पा और पारस ने तेल वेब में तुम्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। तुम 12 घंटे के लिए टेलीपैथिक इल्म से महरूम हो गए। हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। पोरस ने कहा, हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। जब से मैंने नतालिया को नीलमा की कैद से रिहाई दिलाई है, तब से यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीलमा जैसी खतरनाक और नाकाबिले शिकस्त औरत फहमी से खौफजदा क्यों है। नताशा ने कहा, वाकई यह हैरानी की बात है। तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो? मैं कई पहलुओं से इस मामले पर गौर करता रहा। फिर मैंने नीलमा के दिमाग में पहुंचकर उससे कुछ पूछना चाहा। वो बोली, मैं इस वक्त महाराज और उस पुरस्कार शख्स से बातें कर रही हूँ जो हवेली से दस्तावेजात चुरा कर ले गया था। तुम चाहो तो उस शख्स के दिमाग में रहकर हमारी बातें सुन सकते हो। पोरस मेरे दिमाग में चलाया था। चूंकि पहले से नीलमा और महाराज मौजूद थे, इसलिए मैंने उसे महसूस नहीं किया। वो हमारी बातें सुनता रहा। मेरे तिलकराम भाटिया होने और स्वर्ग से वापस आने वाली बात पर उसे यकीन आया या ना आया हो, 40 रातों के बाद हकीकत मालूम होने वाली थी। लेकिन पोरस को ये काम की बात मालूम हुई कि फैमी डॉक्टर अन्नापूर्णा बनकर धोखा देती रही। वो भी पारस की तरह गैर मामूली दिमाग रखती है, इसलिए पोरस उसे पहचान न सका। ये बात सबकी समझ में आ गई कि पोरस की पहली बार तैयार होने वाली दवाओं को पारस चुरा कर ले गया। दूसरी बार तैयार होने वाली दवाएं फहमी और अली ले गए और वो जितनी भी दवाएं अब तक तैयार कर चुका है, उनका जखीरा बाबा साहब के दायरे में है। पोरस ने ये बातें नताशा को बताई। वो बोली, मैं किसी हद तक समझ रही थी कि तुम्हारे जैसे ज़हीन, हाजिर दिमाग और चलाक जवान को सिर्फ तनहा पारस मात नहीं दे सकता। अब बात खुल गई है कि पारस का भाई अली और उसकी बीवी फहमी सभी मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं और तुम्हें अन्नापूर्णा और शंकर दास के नामों और किरदारों से भटका रहे थे। मैं अपना माल वापस छीन सकता हूँ, पारस और अली से भी और उनके बाप से भी, लेकिन उन दवाओं को बाबा साहब के दायरे में ले जाकर रखा गया है। वहां हम में से कोई कदम नहीं रख सकता। नताशा ने कहा, इंतकामी कार्रवाई की जा सकती है। पिछले दिनों तुमने यह साबित करने की कोशिश की थी कि अल्पा और पारस के पेश करदा फार्मूलों से इसराइली लेबॉर्ट्री में जो दवाएं बनाई गई थी वो नकली होंगी। पोरस उन यहूदियों से फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन उन दवाओं को आजमाने से पता चला कि वो असली हैं। तुम भी उस असली दवा के जेर असर आ गए थे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। इसराइल की उस लेबॉर्ट्री में असली दवाएं हैं, हम उन्हें वहां से चुरा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो चालाकी उन्होंने दिखाई है वही हम भी दिखा सकते हैं। वहां से असली दवाओं के तमाम कार्टून चुरा कर उनकी जगह नकली दवाएं रख सकते हैं।
जैसे को तैसा के मुताबिक ये निहायत माकूल मशवरा था। पोरस ने खुद आजमाया था कि इसराइल की खुफिया लेबॉर्ट्री में असली दवाएं अपना खसारा पूरा करने के लिए वो दवाएं हासिल की जा सकती थी। फिर वहां नकली दवाएं रखकर इसराइली अकाबरीन के सामने यह साबित किया जा सकता था कि पारस ने उन यहूदियों को अल्पा के जरिए जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूलों से आर्जी तौर पर असली दवाएं तैयार होती हैं, लेकिन चंद हफ्तों में वह दवाएं नाकार हो जाती हैं, जबकि पोरस अपने असल फार्मूले से हमेशा तासीर रखने वाली असल दवाएं तैयार करता है। फिर वो उन चुराई हुई असल दवाओं का मुजाहरा करके एल्पा और पारस को झूठा और फरेबी साबित कर सकेगा। पहले उनका फ्रॉड साबित करने में वो नाकाम रहा था। वो दवाएं जो असली साबित हुई थीं उन्हें चुराया जा सकता था और उनका जूता उनके ही सर के मुताबिक वहां नकली दवाएं लाकर रखी जा सकती थीं। पहले नताशा और पोरस दो बाएतमाद साथी थे। अब टेलीपैथी जाने वाली तीसरी साथी नतालिया उनके साथ थी। उन्होंने ये तय किया कि सहम काम को वो तीनों राजदारी से करेंगे, किसी आलाकार पर भी भरोसा नहीं करेंगे। यह अंदेशा था कि अल्फा, पारस, फहमी और अली वगैरह किसी भी आलाकार के अंदर पहुंचकर काम बिगाड़ सकते हैं। पोरस इसराइल की उस खुफिया लेबॉर्ट्री से वाकिफ था, पहले भी वहां जा चुका था। इस बार नताशा और नतालिया उसके साथ थी। उस लेबॉर्ट्री के बाहर और अंदर मुसल्लह फौजी जवानों का पहरा लगा रहता था। उन्हें समझा दिया गया था कि दुश्मन नादीदा बनकर आ सकते हैं, लेकिन दवाओं के कार्टून उठाने के लिए वो नमूदार होने पर मजबूर हो जाएंगे। उस वक्त वो जैसे ही नजर आए उन्हें गोली मार दी जाए। पोरस कई मिनट तक सांस रोक सकता था। वो सांस रोककर लेबॉर्ट्री के अंदर आया, फिर बेहोश करने की दवा स्प्रे करके वहां से चला गया। अंदर जितने मुसल्ला जवान थे वो सब बेहोश हो गए। लेबॉर्ट्री के बाहर वाले पहरेदारों को खबर न हुई कि अंदर क्या हो चुका है। बेहोश करने वाली दवा का असर आधे घंटे बाद खत्म हो गया। नतालिया, नताशा और पोरस उस लेबॉर्ट्री के अंदर आए। नकली दवाओं के कार्टून उठाकर नादीदा बनकर वहां आए। उन्होंने इन कार्टूनों को वहां रखा और असल दवाओं के कार्टून उठाकर ले गए। इस तरह वो कई बार आते जाते रहे और असली की जगह नकली दवाएं रखकर जाते रहे। पारस ने पहले पहल इस लेबॉर्ट्री में नकली दवाएं तैयार करके रखवाई थीं। पारस ने पहले पहले इस लेबॉर्ट्री में नकली दवाएं तैयार करा के रखवाई थीं और असली दवाएं बड़ी राजदारी से इसराइल की दूसरी खुफिया लेबॉर्ट्री में तैयार कराता था। पिछली बार जब उसने पोरस की साजिश को नाकाम बना दिया और उसे 12 घंटे के लिए टेलीपैथिक इल्म से महरूम कर दिया, तो उसे और अल्पा को यकीन हो गया कि पोरस आइंदा उन्हें झूठा और फरेबी साबित करने की साजिशें नहीं करेगा। इस इत्मीनान के साथ अल्पा और पारस ने लेबॉर्ट्री से नकली दवाओं के कार्टून हटा दिए और इसराइल की दूसरी खुफिया लेबॉर्ट्री में जो असली दवाएं तैयार की गई थी उन तमाम दवाओं के कार्टून इस लेबॉर्ट्री में लाकर रख दिए जहां पोरस नाकाम रहा था। लेकिन इस बार उसे कामयाबी हुई थी। अल्पा और पारस ने जो चालाकी दिखाई थी वो उन्हें महंगी पड़ी। पोरस वहां की तमाम असली दवाएं चुरा कर ले गया। वो एक बार फिर शेर पर सवा शेर हो गया। वो इस अहम काम से फारिग होकर असल कामयाबी हासिल करने के बाद इसराइल के उन ओहदेदारों के दिमागों में आए जिन्हें अल्पा के मुतालबे के मुताबिक उनके ओहदों से हटा दिया गया था। उन ओहदेदारों ने पोरस से शिकायत की कि वो उसकी ताबेदारी करते हुए अल्पा के खिलाफ साजिशें करने में नाकाम और जलीलो ख्वार हुए हैं। पोरस ने उन्हें तसल्लियां दी और वादा किया कि वो जल्द ही बाइज्जत तरीके से अपने साहब ओहदों पर वापस आएंगे। वहां जो दूसरे ओहदेदार अल्पा के हमायती थे, पोरस ने उनमें से चंद को ट्रैप किया, उन्हें अपना ताबेदार बनाया। उन्होंने अकाबरीन के इजलास में कहा, लेबॉर्ट्री में नादीदा बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल यूं ही पड़े हुए हैं। ऐसी गैर मामूली चीजें फौज और इंटेलिजेंस के सुराग रसानों को मिलनी चाहिए ताकि वो दुश्मनों से निमटते वक्त उन गैर मामूली चीज़ों के जरिए महफूज रह सकें। यह मशवरा माकूल था, सबने इसे तस्लीम किया। लेबॉर्ट्री से नादीदा बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल फौज के आला अफसरानों और तजुर्बेकार सुराग रसानों को दिए गए। उन्होंने ये चीज़ें लेकर इन्हें आजमाया तो हैरान रह गए। ना वो नादीदा हो रहे थे और ना ही फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए परवाज कर रहे थे। फिर उन्होंने लेबॉर्ट्री में आकर दूसरे कई कार्टूनों से उन दवाओं को निकाल कर आजमाया। वह सब नकली और नाकारा साबित हुई। तब अल्पा को तलब किया गया। फौज के एक आला अफसर ने पूछा, ये क्या मामला है? लेबॉर्ट्री की उन दवाओं को पोरस नकली साबित करने में नाकाम रहा था। ये सब असली दवाएं थी, फिर नकली कैसे हो गईं? अल्पा ने कहा, यह पोरस की साजिश है। उसने नाकामी का इंतकाम लिया है। हमारी खुफिया लेबॉर्ट्री से असली दवाएं चुरा कर ले गया है और यहाँ नकली दवाएं रख गया है ताकि एक बार फिर हमें झूठा और फरेबी साबित करे। एक हाकिम ने कहा, लेबॉर्ट्री के अंदर और बाहर फौजियों का सख्त पहरा था और अंदर मुसल्लह जवानों को अच्छी तरह समझा दिया गया था कि दुश्मन नादीदा बनकर आ सकते हैं, लेकिन जब वो एक भी कार्टून उठाने के लिए नमदार होंगे तो उन्हें फौरन गोली मार दी जाए। दूसरे हाकिम ने कहा, अंदर पहरा देने वाले किसी भी मुसल्लह फौजी जवान ने किसी भी नादीदा दुश्मन को नमदार होते नहीं देखा। इस लेबॉर्ट्री से एक दवा भी बाहर नहीं गई है, फिर वो नकली कैसे हो गई? अल्पा ने कहा, यह सिर्फ मेरे नहीं सभी के सोचने की बात है। नताशा ने कहा, मैं आपकी असम्बली की खातून की जुबान से बोल रही हूँ। मेरा नाम नताशा है। आप हजरात मुझसे वाकिफ हैं, मैं यहूदी हूँ। पहले अल्पा के साथ रहकर अपनी यहूदी कौम की खिदमत करती थी, लेकिन जब पारस ने अल्पा को अपने शहर में जकड़ लिया, उसे मुसलमान बीवी बना लिया, तब मैंने पोरस का साथ दिया। हमने कसम खाई कि आप लोगों को पारस के मकर फ्रेब से निकालेंगे और अब मैं पोरस के ताउन से साबित कर रही हूँ कि लेबॉर्ट्री में रखी हुई ये दवाएं पहले भी नकली थी, अब भी नकली हैं।
एक फौजी अफसर ने कहा, लेकिन पहली बार तो ये असली साबित हुई थी। नताशा ने कहा, वो इस तरह के पारस अपनी असली दवाओं के जखीरे से कुछ दवाएं लेकर आया था। उन्हें इस लेबॉर्ट्री में आप लोगों के सामने आजमाया था और आप सब ये समझते रहे कि वो आपकी लेबॉर्ट्री की दवाएं आजमा रहे। पोरस, जो बहुत ज़हीन कहलाते, वो भी पारस के फ्रेम में आकर 12 घंटे के लिए टेलीपैथी के लम्ब से महरूम हो गया। ये समझ में आने वाली बातें थीं। तमाम यहूदी अकाबरीन कायल हो गए। एक ने अल्पा से कहा, तुम एक औरत हो, पारस जैसे मुसलमान के बच्चे की माँ बनकर उससे इस कदर मुतासिर हो गई हो कि जो वो करता है उसे दुरुस्त समझती हो। ये मानने को तैयार नहीं होती कि वो तुम्हें जज्बाती रिश्ते में उलझाकर यहूदी कौम को नुकसान पहुंचा रहे। पारस ने ख्याल फनी के जरिए पहुंचकर कहा, आप हजरात को मेरे और अल्पा के खिलाफ हमेशा बहकाया जाएगा और आप बहकते जाएंगे। आखिर हम कब तक ये सफाई पेश करते रहेंगे कि हमसे मुमलिकत इसराइल को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा, हमेशा फ़ायदा पहुंचता रहेगा। एक फौजी अफसर ने कहा, तुमने गलत फार्मूले दिए। लेबॉर्ट्री में तमाम दवाएं नकली रखी हुई हैं। क्या इससे तुम्हारा फ्रॉड साबित नहीं होता? मैं पिछली बार उन दवाओं को असली साबित कर चुका हूँ, आज ये नकली साबित हो रही हैं। साफ ज़ाहिर है कि पोरस वहां से असली दवाएं ले गया और नकली दवाएं रख गया है। पोरस ने ख्याल खुआनी के जरिए कहा, जब ये मोअज़्ज़ज़ अकाबरीन यकीन से कह रहे हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर मुसल्लफ फौजी जवान दिन रात मौजूद रहते थे, तो मैं वहां नादीदा बनकर कैसे आ सकता था? कार्टून की एक भी दवा लेने के लिए मुझे नमूदार होना पड़ता। वहां पहरा देने वाले मुझे देखते ही गोली मार देते। पारस ने कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो। लेबॉर्ट्री के अंदर किसी एक पहरेदार ने भी तुम्हें और तुम्हारे साथी को नहीं देखा, क्योंकि तुम सांस रोककर बेहोशी की दवा छिड़क कर चले गए थे। लेबॉर्ट्री के बाहर वालों को खबर न हुई कि अंदर वाले पहरेदार बेहोश हो गए हैं। जब बेहोशी की दवा का असर जायल हो गया तो तुम अपने साथियों के साथ आकर असल दवाएं ले गए और हमें जलील करने के लिए नकली दवाएं छोड़ गए। पोरस ने हंसते हुए कहा, क्या बचकाना इल्जाम है। अगर मैंने पहरेदारों को बेहोश किया था तो वो होश में आने के बाद अपने अफसरान को जरूर रिपोर्ट देते कि वो बड़ी देर तक बेहोश रहे थे, लेकिन ऐसे किसी अफसर की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तमाम अफसरान ने पोरस की तायद करते हुए कहा, यह दुरुस्त है। हम में से किसी के मातहत पहरेदारों ने बेहोशी की रिपोर्ट नहीं दी है। पारस ने कहा, वो इसलिए कि अंदर सिर्फ 4 पहरेदार थे। उन चारों पर पोरस और उसके साथियों ने तनवीमी अमल किया है। वो पहरेदार अभी तक अपनी बेहोशी को भूले हुए हैं। इस बात का कोई सबूत और गवाह नहीं है कि उन्हें बेहोश किया गया था और उनके होश में आने पर उनके कमजोर दिमागों पर तनवीमी अमल किया गया था। पारस ने कहा, मैं झूठे को उसके घर तक पहुंचा कर रहता हूँ। मेरे पास सबूत भी है और गवाही भी। आप हजरात जरा टीवी स्क्रीन पर देखें। वहां 2 बड़े टीवी स्क्रीन थे, वो रोशन हो गए। खुफिया लेबॉर्ट्री का मंजर दिखाई देने लगा। 4 मुसल्लह पहरेदार बेहोश पड़े हुए थे। पोरस, नताशा और नतालिया नमूदार होकर नकली दवाओं के कार्टून रख रहे थे और असली दवाओं के कार्टून उठाकर नादीदा हो रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो तीनों इसी तरह नमूदार होकर कार्टून तब्दील करते जा रहे थे। पारस कह रहा था, ये बात मेरे अल्पा और इसराइली इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ब्रेन आदम के सिवा कोई नहीं जानता कि इस खुफिया लेबॉर्ट्री में कई जगह खुफिया कैमरे नस्ब किए गए हैं। टीवी स्क्रीन से वो मनाजिर खत्म हो गए। फौज के एक आला अफसर ने कहा, पोरस, दूसरी बार तुम्हारी साजिश पकड़ी गई है। तुम क्या कहते हो? उन्हें जवाब नहीं मिला। अल्पा ने गुस्से से कहा, चोरी पकड़ी गई, चोर भाग गए। आप हजरात को शर्म आनी चाहिए कि कई बार मुझे आप लोगों की नज़रों से गिराने की कोशिशें की गई और मैंने खुद को बेकसूर साबित किया। अगर आइंदा भी मैं कभी दुश्मनों की साजिशों को नाकाम ना बना सकी तो आप हजरात मुझे यहाँ से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। एक हाकिम ने कहा, हम शर्मिंदा हैं कि तुम पर बार बार शुबा करते हैं। अल्पा ने कहा, आप शर्मिंदा ना हो। मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा मुझे या पारस को कोई इल्ज़ाम दिया जाएगा तो हम अपनी तरफ से सफाई पेश नहीं करेंगे। इसराइल से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। बस मैं जा रही हूँ। बिग ब्रदर ब्रेन आदम को बड़ा भाई समझती हूँ। जब वो बुलाएंगे तब आऊँगी। वो वहाँ से चली आई। पोरस ने पारस के पास आकर कहा, मैं जानता हूँ तुम सांस नहीं रोकोगे। तुम्हारा दिमाग एक अजूबा है। वैसे तुम पक्के बदमाश हो। तुमने दूसरी बार इसराइल में मेरी साजिश को नाकाम बनाया है। अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे जो होगा सो होगा। अभी मुझे कामयाबी पर मुबारकबाद नहीं दोगे कि मैं तुम्हारी असली दवाएं चुरा लाया हूँ। जो नुकसान तुमने पहुंचाया था उसे पूरा कर चुका हूँ। मैं तुम्हारी जितनी दवाएं ले जा चुका हूँ तुम उसकी आदि भी हासिल न कर सके। खैरात के तौर पर चंद कार्टून ले गए हो, खैरात मुबारक हो। वो सिर्फ महाराज कहलाता नहीं था बल्कि महाराजों की तरह जिंदगी भी गुजारता था। एक ऐसी वसीउरीज शानदार कोठी में रहता था जिसके अतराफ 2 किलोमीटर के अहाते वाला खूबसूरत बाग था। इस बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसल्ला गार्ड्स की ड्यूटी बदलती रहती थी। कोठी के दरमियानी हिस्से में एक जदीद तर्ज के फवारे के साथ एक जदीद तर्ज का पुरस्कार स्विमिंग पूल था। इस पूल में हसीन दोशीज़ाओं के गुसल करने और तैरने और पानी में रहकर शरारतें करने का वक्त मुकर्रर था। वो स्विमिंग पूल इसलिए पुरस्कार समझा जाता था कि महाराज तैराकी का मुख्तसर सा लिबास पहने पानी के अंदर से उबरता था और हसीन दोशीज़ाओं के साथ गुसल करने और उनसे छेड़छाड़ करने के बाद इसी पूल के पानी में गोता लगाकर कहीं गुम हो जाता था। उस वक्त उससे रब्ता किया जाए तो वो अपनी महलनुमा कोठी के बेडरूम या ड्राइंग रूम वगैरह से फ़ोन पर गुफ्तगू करता हुआ सुनाई देता। इस तरह यह समझ में आता कि स्विमिंग पूल के अंदर ज़रूर कोई चोर दरवाज़ा है। यहाँ से गुजर कर वह हसीनाओं के दरमियान पानी से उबरता है। फिर वो हसीनाएं उस पूल से चली जाती हैं तो वो गोता लगाकर पानी की तह में कहीं गुम हो जाता है।
ऐसा कोई चोर दरवाजा होगा तो इसका इल्म किसी को नहीं था। जिन कारीगरों ने बरसों पहले वो पुरस्कार स्विमिंग पूल बनाया था, इन तमाम कारीगरों को उसने गोली मार दी थी। वो अपने भाइयों के सिवा किसी को राजदार बनाना पसंद नहीं करता था। ये पुरानी कहावत है जो आज भी नहीं है कि इंसान जर, जन और ज़मीन हासिल करके दूसरों पर बर्तरी हासिल करता है। ये तीन चीज़ें इंसान के अंदर हवस पैदा करती हैं। इनमें एक काबिल ज़िक्र जन यानी औरत है। ये दुनिया अगर मर्दों की है तो औरत इस दुनिया को अपने हुस्न और अपनी अदाओं से उलट पलट कर रख देती है। महाराज के पास इतनी ज़मीनें, जायदाद और दौलत थी कि वो दुनियावी मामला से दूर रहकर ना सिर्फ खुद ऐश कर सकता था बल्कि उसकी आइंदा नस्लें भी ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार सकती थी। लेकिन महाराज हुस्न और शबाब का रसिया था। कहीं से हुस्न की सौगात मिले तो वो उसे दिलो जान से कबूल करता था, ना मिले तो वो दौलत पानी की तरह बहाकर इसे हासिल करता था। फिल्म इंडस्ट्री में भी एक से बढ़कर एक दिलरुबा अदाओं वाली हसीनाएं थी। जिस पर उसका दिल आ जाता था उसकी फिल्म के प्रोड्यूसर को वो करोड़ों रुपए देकर उसे हीरोइन बनाने से पहले अपने बेडरूम की हीरोइन बनाता था। ऐसे ही एक प्रोड्यूसर वो भी था जिसने बिली डोना को मधुपुर वाली सड़क से मुंबई तक लिफ्ट दी थी। उसने बिली डोना जैसी हसीना को देखते ही समझ लिया था कि इसे महाराज के सामने पेश करेगा तो महाराज खुश होकर इसकी नई फिल्म में करोड़ों रुपए लगाएगा। इसीलिए उसे प्रोड्यूसर ने बिली डोना को रहने के लिए अपना एक फ्लैट दिया। फिर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से फिसल कर अस्पताल पहुंच गया। उसे अल्पा ने ख्याल खोने के जरिए इस तरह सीढ़ियों से गिराया कि कभी नीलमा उस प्रोड्यूसर के दिमाग में आए तो उसे पता न चले कि कोई प्रोड्यूसर और बिली डोना के दिमाग में आया था। अल्पा की चाल कामयाब रही। नीलमा को मालूम ना हो सका। फिर वो मसरूफियात की वजह से प्रोड्यूसर के चोर ख्यालात ज्यादा न पड़ सकी, वरना उसे ये मालूम हो जाता कि वो प्रोड्यूसर बिली डोना को महाराज के सामने पेश करने वाला है। फिर नीलमा पर दूसरी उफ्ताद आ पड़ी। फहमी उसके पीछे पड़ गई थी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए नीलमा को उस जागीर से भागना पड़ा जहां उसने नंदा रानी का जिस्म हासिल किया था। वहां सब उसे नंदा रानी समझते थे और नीलमा नहीं चाहती थी कि फहमी आकर नंदा रानी को जिस्मानी तौर पर हलाक करे और उसकी आत्मा को फिर नया जिस्म हासिल करना पड़े। यूं बार बार जिस्म तब्दील करने के बायस उसकी आत्मा शक्ति कमजोर होती जा रही थी। फहमी ने पारस को बताया, मैं नीलमा को खौफजदा कर रही हूँ और वह अपने मौजूदा जिस्म को हलाकत से बचाने के लिए मुझसे छुपती फिर रही है। तुम चाहो तो बिली डोना को उसके सैर से आज़ाद कर सकते हो। पारस ने पूछा, क्या नीलमा वाकई तुमसे खौफजदा है? वो मुझसे खौफजदा है, इसीलिए तो कह रही हूँ। खुदा मेरे भाई अली को महफूज रखे। नीलमा जैसी चुड़ैल तुमसे खौफजदा है। तुम्हारे जैसी खौफनाक शरीक हयात के साथ पता नहीं वो कैसे जिंदगी गुजारा होगा। वो हंसते हुए बोली, अली ने मुझसे पहले ही कहा था कि तुमसे बात करूंगी तो जरूर दिमाग खाने वाली बातें करोगे। पूरा दिमाग नहीं खाया जाता, सिर्फ मगज खाया जाता है। मैं अपना मगज खाने नहीं दूंगी। खुदा हाफिज। वो चली गई। मैंने अल्पा से कहा कि वह नीलमा का लबा लहजा इख्तियार करके बिली के पास जाए और उसे नीलमा के सैर से निजात दिलाए। वो अपनी बेटी को संभालने में मसरूफ थी। उसने कहा, मैं अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी, बच्ची जरा सो जाए। अस्पताल में प्रोड्यूसर की हालत संभल गई थी। जख्मों की तकलीफ कुछ कम हुई तो उसने फ़ोन के जरिए महाराज से रब्ता किया। महाराज, आपके लिए एक ऐसा हसीन तोहफा लाया हूँ कि आप उसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, मगर अफसोस आपके सामने पेश करने से पहले अस्पताल पहुंच गया हूँ। ये मेरी बदनसीबी है कि तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से फिसल कर गिरा हूँ, और खुश नसीबी यह है कि हड्डियां सलामत हैं। सिर्फ जख्मी और बेहोश हुआ था। महाराज ने पूछा, वो हसीन तोहफा कहाँ है? वो बांद्रा वाले फ्लैट में है। उसने मुकम्मल पता बताया। महाराज ने अपने दो बॉडी बिल्डर्स को हुक्म दिया कि उस फ्लैट में जाकर उसे देखें। अगर वो वाकई गैर मामूली हुस्न और जमाल की हामिल होगी तो उसे उठा कर ले आए। महाराज दहली में था। उसने ख्याल खोनी के जरिए दोनों मातियत बॉडी बिल्डरों को हुक्म दिया। बिली डोना गहरी नींद सो रही थी। कॉल बेल की आवाज़ पर आंख खुल गई। उसने बिस्तर से उठकर पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, हमें तुम्हारे प्रोड्यूसर ने भेजा है, हम तुम्हारे लिए ज़रूरी सामान लाए हैं। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दो कद्दे आवर आदमी अंदर आ गए। बिली ने नागवारी से कहा, यह क्या बदतमीजी है? मेरी इजाज़त के बगैर अंदर क्यों आ रहे हो? एक ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास आने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? अच्छा, तुम मर्दानगी दिखाने आए हो? तुम थोड़ी देर इसी तरह सामने खड़ी रहो। महाराज हमारे दिमाग में रहकर तुम्हारे हुस्न शबाब को परख रहे हैं। वो पूछना चाहती थी कि ये महाराज कौन है। उसी वक्त पराई सोच की लहरों को महसूस करके उसने सांस रोक ली। महाराज ने एक बॉडी बिल्डर की जुबान से कहा, तुम योगा जानती हो, क्या टेलीपैथी भी जानती हो? तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मेरे इन दो आदमियों के ख्यालात बता रहे हैं कि तुम हुस्न का शाहकार हो। इनके साथ चली आओ, मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा। सोने में तोलने से पहले मैं तुम्हारे इन आदमियों को सुला दूंगी। जिद ना करो, दोस्ती करो। मुझे पसंद आ जाओगी तो फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार बना दूंगा। उसने दोनों से कहा, ए चलो यहाँ से निकलो। महाराज ने उनसे कहा, यह सीधी तरह काबू में नहीं आएगी। मुझे सरकश हसीनाएं पसंद हैं, इसे जबरन ले आओ। एक बॉडी बिल्डर उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। बिल्ली ने पैंतरा बदल कर एक लात मारी। वह चीख मारकर तिलमिलाने लगा। दूसरा उस पर झपटने आया मगर उसे पकड़ ना सका। उसके मुंह पर एक फ्लाइंग किक लगी। पता चल गया कि वो जबरदस्त फाइटर है, कोई नाजुक सी हसीना नहीं है। उन दोनों ने संभल कर उसे घेर कर गिरफ्त में लेना चाहा, लेकिन वो पैंतरे बदल कर ऐसी पोजीशन में आ जाती थी कि दोनों उस पर बेक वक्त नहीं झपट सकते थे।
एक वक्त में किसी एक को मुकाबले पर आना पड़ता। मुकाबले में वो कामयाब हमले कर रहे थे। इसके बावजूद बिल्ली डोना के हिस्से में ज्यादा कामयाबी आ रही थी। एल्पा ने नीलिमा के लबो लहजे में राब्ता किया, फिर पारस से बोली, बिल्ली के फ्लैट में 2 आदमी हैं, वो उनसे तनहा मुकाबला कर रही है। पारस एल्पा के दिमाग में रहकर बिल्ली के अंदर आया। उन दोनों ने बिल्ली के अंदर रहकर उन दोनों बॉडी बिल्डर्स की आवाज़ें सुनी। फिर पारस एक के दिमाग में घुसकर उसे दौड़ाता हुआ बालकनी में ले आया। उसने बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। तीसरी मंजिल से छलांग लगाने वाला यूं भी नहीं बचता, लेकिन उसकी फौरी मौत इस तरह हुई कि वो सड़क पर गिरा और एक तेज रफ्तार ट्रक उस पर से गुजरता चला गया। फिर पारस ने दूसरे बॉडी बिल्डर को इस फ्लैट से बाहर भगाया। वो दौड़ता हुआ चीखता हुआ नीचे जाते हुए कहने लगा, मैंने इसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंका, मैं इसका कातिल हूँ। एल्पा ने नीलिमा के लबल ऐसे में कहा, बिल्ली यहाँ से फौरन चली जाओ, वरना पुलिस वाले मर्डर केस में तुम्हें उलझाएंगे। बिल्ली ने अपने जरूरी सामान की अटैची उठाई, फिर वहां से जाने लगी। महाराज ख्यालख्वानी के जरिए ये तमाशा देख रहा था। उसकी समझ में आया कि बिल्ली ने मौके के दौरान में एक मुकाबिल को ख्यालख्वानी के जरिए तीसरी मंजिल से नीचे गिराया है और दूसरे को फ्लैट से भगाया है। उसने नीचे भागने वाले बॉडी बिल्डर के दिमाग में रहकर उसे रोकना चाहा, लेकिन पारस ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। वो नीचे सड़क पर पहुंचकर सीना तान कर कह रहा था, ये मेरा दुश्मन था, मैंने इसे ऊपर से नीचे फेंक दिया, कोई भी मेरे मुकाबले में आएगा तो जान से मारा जाएगा। महाराज ने बिल्ली के दिमाग में फिर एक बार आने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसने दूसरे 6 आलयकारों को उस फ्लैट का पता बताकर कहा, वहां एक खतरनाक हसीना है, उसे किसी तरह जख्मी करो ताकि मुझे उसके दिमाग में जाने का मौका मिल सके। फिर उसने अस्पताल में पड़े हुए प्रोड्यूसर के अंदर पहुंचकर पूछा, तुम किस हसीन बला को पकड़ कर ले आए हो? उसने मेरे एक बॉडी बिल्डर को हलाक कर दिया है और दूसरा पुलिस केस में फंसने वाला है। वो हसीना टेलीपैथी जानती है, तुम उसे कहाँ से लाए हो? मधुपुर की बस्ती के पास जो सड़क गुजरती है वो उसी सड़क के किनारे तनहा खड़ी हुई थी। मैंने उसे कार में बैठने को कहा, वो बैठ गई। मुझे तो किसी तरह भी खतरनाक नहीं लग रही थी। तुम गधे हो, क्या वो अपने मुंह से बोलती कि वो खतरनाक है? तुमने उसका नाम तो पूछा होगा। उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था। नाम भी फर्जी बताया होगा, वह बहुत चालाक है। मेरा ख्याल है इस फ्लैट से भाग गई होगी। मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता, वरना उसे पकड़कर आपके पास ले आता। महाराज उसके दिमाग से निकलकर एक आलायकार से बोला, बांद्रा के इलाके में फौरन टेलीपैथी को आर्जी तौर पर खत्म करने वाली दवा स्प्रे करो। मैं इस चालाक लोमड़ी को हाथ से निकलने नहीं दूंगा। एल्पा ने नीलिमा के लबल लहजे में बिल्ली डोना से कहा, बांद्रा या इस शहर से बाहर कहीं चली जाओ। अब वो दुश्मन दिमाग में आए तो उसे आने दो। हमें मालूम होना चाहिए कि वो कौन है। मुंबई से कलकत्ता एक ट्रेन जा रही थी। वो रेलवे स्टेशन पहुंचते ही इसमें सवार हो गई। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक बर्थ रिजर्व करने के लिए एक टीटी को टेलीपैथी के जरिए ट्रैप करके उससे एक टिकट खरीदा। फिर कंपार्टमेंट में आकर बैठ गई। उसी वक्त महाराज ने उसके दिमाग में आकर कहा, सांस ना रोकना, मेरी बात सुन लो, मैं दुश्मन बनकर नहीं आया हूँ। एल्पा ने उसके चोर ख्यालात को अपने काबू में किया था ताकि महाराज को यह ना मालूम हो कि वो किसी ट्रेन में बैठी हुई है। बिल्ली ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? फिर कहते हो कि दुश्मनी नहीं कर रहे हो, अपना तारुफ कराओ। मुझे सभी महाराज कहते हैं। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं तुम्हें महारानी बना सकता हूँ। टेलीपैथी जानने वाला दौलतमंद होता है। दुनिया की मुश्किल से मुश्किल तिजोरियां खोलकर बेइंतहा दौलतमंद बन जाता है। मुझे अपनी दौलत की चमक ना दिखाओ। मैंने पहले तुम्हारे हुस्न शबाब की तारीफें सुनी थी, फिर मैंने देखा कि तुम बेहतरीन फाइटर भी हो और टेलीपैथी भी जानती हो। मुझे तुम्हारे जैसे साथी की ज़रूरत है। अगर हम दोस्त बन जाएं तो अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे। तुमने मुझ पर जो नीयत खराब की है उसकी बात करो। अपनी टेलीपैथी और दौलत के जरिए बेशुमार हसीनाओं को तुमने हासिल किया होगा, लेकिन मेरे लिए तरसते और तड़पते रह जाओगे। मेरी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम ख्वामखा जिद कर रही हो। महाराज के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया हूं तो तुम्हें हासिल करके रहूंगा। तो फिर मेरे दिमाग से जाओ और मुझे तलाश करते रहो। उसने सांस रोक ली। महाराज उसके अंदर से निकल गया। उसने चोर ख्यालात पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मालूम ना कर सका कि उसके हाथ से निकल जाने वाली हसीना कहाँ है। अब तो ट्रेन चल पड़ी थी और वो मुंबई शहर से दूर होती जा रही थी। इसी कंपार्टमेंट में 4 बर्थ का एक कैबिन बना हुआ था। इस कैबिन में उसके अलावा एक औरत और 2 मर्द थे। औरत बूढ़ी थी। इनमें से उसका एक जवान बेटा और दूसरे बेटे का दोस्त था। वह दोनों बिल्ली डोना को ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। ताज़ा रस भरा फल सामने रखा हो तो सभी उसे हासिल करने की सोचने लगते हैं। बूढ़ी ने पूछा, बेटी तुम अकेली हो, कहाँ जा रही हो? बिल्ली ने कहा, मैं घर से भागकर फिल्मों में काम करने आई थी, लेकिन वहां भेड़िए हैं। सभी प्रोड्यूसर मेरी इज्जत से खेलना चाहते थे, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। वापस कहाँ जाओगी? कहाँ की रहने वाली हो? मैं अपने माँ बाप का नाम और पता नहीं बताऊंगी, उनकी बड़ी बदनामी हो रही होगी। उनके पास वापस भी नहीं जाऊंगी। एक जवान ने कहा, मेरा नाम राजेश है, तुम कहाँ जाओगी? मैंने अभी सोचा नहीं है, किसी बड़े शहर में जाकर मुलाजमत करूंगी। दूसरे जवान ने कहा, मेरा नाम महेश है, नागपुर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हूँ, तुम्हें वहाँ इज्जत की नौकरी मिल जाएगी। बूढ़ी ने दोनों को घूर कर देखा, फिर कहा, बेटी तुम इतनी सुंदर हो कि जहाँ भी जाओगी वहाँ कोई मतलब के बगैर तुम्हें नौकरी नहीं देगा। मेरी बात मानो और घर लौट जाओ। माँ बाप तुम्हारी गलती मुआफ कर देंगे और किसी अच्छे खानदान में तुम्हारी शादी कर देंगे।
मैं आप लोगों की बातों पर गौर करूंगी। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं ऊपर वाली बर्थ पर जाकर सो रही हूँ। वो ऊपरी बर्थ पर आकर लेट गई। एल्पा ने नीलिमा के लबो लहजे में उसके अंदर जगह बनाई थी। इस तरह वो पारस की सोच की लहरों को महसूस न कर सकी। थोड़ी देर बाद सो गई। पारस उस पर तनवीमी अमल करने लगा। इस अमल के जरिए उसने नीलिमा के तनवीमी अमल और उसके लबो लहजे को उसके दिमाग से मिटा दिया। एक नए लबो लहजे को दिमाग में नक्श कर दिया। आइंदा नीलिमा या कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला उसके अंदर आकर ये मालूम नहीं कर सकता था कि वो बिली डॉन है। एल्पा ने पारस से कहा, अब ये महफूज हो गई है। महाराज भी इसके सांप का लबो लहजे के जरिए से ढूंढता रह जाएगा। क्या हम इसे किसी महफूज जगह पहुंचाएंगे? ये नादान बच्ची नहीं है कि इसकी उंगली पकड़कर इसके घर पहुंचाया जाए। ये खुद अपने लिए कोई महफूज पनागा ढूंढ लेगी, यानी इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। इसकी तनवीमी नींद पूरी होने तक हम एक आध बार इसकी खैरियत मालूम करने आएंगे। बेदार होने के बाद ये पूरी तरह महफूज रहेगी, अपना रास्ता खुद बना लेगी। पारस ने तनवीमी अमल के इख्तिताम पर उसे 2 घंटे तक सुकून से तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया। फिर वो दोनों उसके दिमाग से चले गए और वो आराम से ऊपरी बर्थ पर सोती रही। राजेश और महेश बार बार ऊपर देख रहे थे। अगर बूढ़ी माँ ना होती तो वो उससे दोस्ती करके जरूर उसे अपने साथ ले जाते। राजेश ने कहा, माँ जी तुम थकी हुई हो, सो जाओ, खाने के वक्त हम तुम्हें जगा देंगे। बूढ़ी ने कहा, मैं खूब समझती हूँ, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। घर में तुम्हारी खूबसूरत बीवी है, बीवी के सिवा दूसरी लड़कियों को बहन समझना चाहिए। मैं खाने के बाद तुम लोगों को सुलाऊंगी और खुद जागती रहूंगी। वो दोनों मायूस हो गए। 2 घंटे गुजरते देर नहीं लगी, तन्वीमी नींद पूरी हो गई। वो बेदार होकर उठ बैठी, फिर बर्थ से उतरकर नीचे आ गई। उसने अटैची से एक लिबास निकाला, फिर बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोकर लिबास बदल कर आई तो पहले से ज्यादा तरोताजा और शादाब नजर आने लगी। वो दोनों उसे देखकर दिल ही दिल में आहें भरने लगे। वो बूढ़ी माँ के पास आकर बैठ गई। वो घर से खाना पकवा कर लाए थे। बिल्ली उनके साथ खाने में शरीक हो गई। महेश ने पूछा, तुमने क्या फैसला किया है? क्या मेरी मिल में मुलाजमत करोगी? मैं तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा। महाना 25,000 रुपये, रहने के लिए एक बंगला और एक नए मॉडल की कार दूंगा। ये तो बहुत बड़ी ऑफर है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कहीं इतनी बड़ी मुलाजमत मिल सकती है। मैं ये मुलाजमत जरूर करूंगी। महेश खुश हो गया। ये वो वक्त था जब नीलमा ने फैमी के खौफ से नंदा रानी की जागीर छोड़ दी थी और वहां से बहुत दूर चली गई थी। उसे अपनी परेशानी में इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो बिली डोना की खबर लेती। उसे इत्मीनान था कि वो उसकी गिरफ्त से निकलकर कहीं नहीं जा सकेगी। महाराज ने भी बाद में टेलीपैथी के जरिए उसे तलाश किया तो उसे बिली डोना का दिमाग नहीं मिला। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर समझ गया कि किसी ने तनवीमी अमल के जरिए उसका लबो लहजा बदल दिया है। अब वो हाथ नहीं आएगी। वो नागपुर पहुंच गए। स्टेशन के बाहर राजेश और महेश की कारें खड़ी हुई थीं। राजेश अपनी माँ के साथ चला गया। बिल्ली महेश की कार में आकर बैठ गई। एक लंबी ड्राइव के बाद वो कार एक बहुत बड़ी कोठी के हाथे में दाखिल हुई और पोर्च में आकर रुक गई। मुसल्ला गार्ड्स ने उनके लिए दरवाजा खोला। एक मुलाजिम ने कहा, मालिक आपके चाचा जी मद्रास से आए हैं। महेश ने नागवारी से मुंह बनाया। वो एक दिलरुबा के साथ आया था। इससे पहले चाचा जी कबाब में हड्डी बनने चले आए थे। बिल्ली ने पूछा, क्या तुम अपने चाचा को पसंद नहीं करते हो? मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ, मगर आज तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मूड था। उसी वक्त बिल्ली ने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया और सांस रोक ली। सोचने लगी, ये कौन हो सकता है? कौन मेरे ख्यालात पढ़ना चाहता है? वो दोनों कोठी के अंदर आए। बिल्ली ने कहा, मुझे किसी दूसरे कमरे में पहुंचा दो। अभी अपने चाचा से मेरे बारे में कुछ न कहना। यही तो मुश्किल है। उनसे कोई बात नहीं छुपा सकता। उन्हें मालूम हो चुका होगा कि तुम मेरे साथ आई हो। ताज्जुब है, उन्हें कैसे मालूम होगा? वो टेलीपैथी जानते हैं। किसी के भी दिमाग में घुसकर उसके अंदर की बात मालूम कर लेते हैं। बिल्ली ने समझ लिया कि अभी उसके दिमाग में महेश का चाचा आना चाहता था। वो परेशान हो गई कि कहाँ फंसी। पता नहीं वो टेलीपैथी जानने वाला चाचा कौन है। वो दोनों एक बेडरूम में आए। महेश ने कहा, तुम यहाँ आराम करो, पहले मैं चाचा जी से मिलकर आता हूँ। उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा, फिर तुमसे मुलाकात कराऊंगा। ये कहते हुए उसने जमाही ली, फिर बिस्तर के सिरे पर बैठकर लेट गया। बिल्ली ने पूछा, तुम अभी चाचा जी के पास जाना चाहते थे, लेट क्यों गए? पता नहीं क्यों, नींद आ रही है, सफर की थकन है, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता अभी चाचा जी के पास। वो बात पूरी न कर सका। उसकी आंखें बंद हो गई। बिल्ली ने खतरे को समझ लिया। उसने उसके चाचा को दिमाग में आने से रोका था। अब वो चाचा तजस्सुस में मुब्तला हो गया होगा कि योगा जानने वाली कौन हसीना उसके भतीजे के साथ आई है। वो फौरन ही पलटकर कमरे से बाहर आई, तेजी से चलती हुई कोठी के बाहर निकली। वो टेलीपैथी जानने वाला ये नहीं जानता होगा कि वो कोठी से बाहर जा रही है। वो महेश के साथ जिस कार में आई थी उसकी स्टीयरिंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट करके ड्राइव करती हुई कोठी के हाथे से बाहर निकली। फिर कार की रफ्तार बढ़ाती चली गई। वहां से दूर, बहुत दूर जाने में ही उसकी भलाई थी। वो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर चली आई। इत्मीनान हुआ कि किसी अनजाने टेलीपैथी जानने वाले से दूर आ गई है। ऐसे वक्त उसे एक मर्दाना भारी भर कम आवाज सुनाई दी, आहिस्ता चलाओ, हादसा हो सकता है। वो एकदम से घबरा गई। हाथों में स्टीयरिंग बहकने लगा। हादसा होने वाला था, लेकिन उसने स्टीयरिंग को फौरन ही काबू में किया। फिर ब्रेक लगाकर कार रोक दी। पिछली सीट की तरफ पलट कर देखा। पहले तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन फिर अचानक एक शख्स नमूदार हो गया। ये नादीदा बनाने वाली गोली का करिश्मा था। नमूदार होने वाले शख्स के चेहरे पर दाढ़ी थी। सर के बाल छाने तक बढ़े हुए थे। बिल्कुल गुरुदेव का हमशक्ल था और वैसा ही हुलिया था।
वो महाराज और गुरुदेव का छोटा भाई शिवराज था। वो मुस्कुराकर बोला, जिस वक्त महेश सो रहा था, यानी कि मैं उसे सुला रहा था, तो उसी कमरे में तुम्हारे पास नादीदा बना हुआ था। तुम्हारे साथ कार में बैठकर आया हूँ। महाराज की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारी जैसी हसीना लाखों में एक हुआ करती है। कौन हो तुम? छोटे भाई ने अपने बड़े भाई महाराज की कसम खाई थी। बिल्ली ने चौंक कर पूछा, ये महाराज कौन है? मेरे बड़े भाई हैं, हमारे लिए देवता समान है। मैंने उनकी झूठी कसम नहीं खाई है। तुम्हारे हुस्न शबाब में मकनातीस जैसी कशिश है। अब अपने बारे में बताओ, फिर मुझे अपने दिमाग में आने दो। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। शिवराज ने भी कार से बाहर निकलते हुए कहा, मुझसे मक्कारी ना करना, कहीं भाग कर जा नहीं सकोगी। मैं नादीदा होकर तुम्हारे जिस्म में समा जाऊंगा। वो बोली, मैंने सुना था कि एक ऐसी गैर मामूली गोली है जिसे निगलने वाला नजरों से ओझल हो जाता है। मुझे तो ये किस्से कहानी वाली बात लग रही थी। अब भी मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पास कोई गोली नहीं है। तुम जादू के जरिए मेरे पास आए हो। वो हंसते हुए बोला, वो गोली मेरे मुंह में है, मेरी दाढ़ में दबी हुई है, ये देखो। उसने दाढ़ में दबी हुई गोली को अपनी जुबान पर रखा, फिर मुंह खोलकर जुबान निकालकर वो गोली उसे दिखाई। इससे पहले कि वो जुबान अंदर करके मुंह बंद करता, बिल्ली ने बिजली जैसी तेजी दिखाई, घूमकर उसके मुंह पर एक किक मारी। वो गोली जुबान से निकलकर दूर जमीन पर जाकर गिरी। जोरदार लात लगने के बायस जुबान दांतों के दरमियान आ गई। वह तकलीफ से तिलमिला गया। फिर दूसरी लात भी मुंह पर पड़ी। वो लड़खड़ाकर पीछे गया। वो एक औरत से कमजोर नहीं था, जवाबी हमले कर सकता था। लेकिन बिल्ली ने गिरेबान में हाथ डालकर एक नन्हा सा पिस्तौल निकाल लिया। वो एक दरख्त से टकराकर वहीं खड़ा रह गया। पिस्तौल के सामने कोई हरकत नहीं कर सकता था। वो बोली, अब एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर बताओ कौन हो और किन टेलीपैथी जानने वालों से तुम्हारा ताल्लुक है? मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझ पर गोली ना चलाओ। उसने एक फायर करके उसके एक बाजू को जख्मी किया, फिर उसके दिमाग में पहुंच गई। वह तकलीफ से कराह रहा था और उसे अपने चोर ख्यालात पढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। वो थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा तो तुम तीन हमशक्ल भाई हो। तीनों का लिबास और हुलिया एक है। बड़े भाई को महाराज कहते हो, दूसरा भाई गुरुदेव कहलाता है और तीसरे तुम हो। देखो, अकल से काम लो। मुझे हलाक करोगी तो सुकून से नहीं रह सकोगी। मेरे दोनों भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मुस्कुरा कर बोली, बड़ी अजीब बात है। मुंबई में तुम्हारे भाई महाराज ने मुझे अगवा कराने और अपने पास बुलाने की कोशिश की थी। मैंने उसके बॉडी बिल्डर की ऐसी तैसी कर दी। वहां से फरार होकर ट्रेन में आई तो महेश से सामना हुआ। तुम्हारे ख्यालात बता रहे हैं कि महेश महाराज का बेटा है, यानी बाप के अलावा बेटा भी मुझ पर आशिक हो गया। और अब तुम्हारे जैसे चाचा जी मुझ पर आशिक होकर यहाँ तक आ गए। ये बड़ा हवस परस्त आशिकों का खानदान है। वो उसकी बातों के दौरान में अपना हाथ एक जेब की तरफ ले जा रहा था। दूसरी गोली निगलकर नादीदा होना चाहता था। बिल्ली ने तड़ातड़ फायर किए। 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी। वो औंधे मुंह जमीन पर गिरकर ठंडा पड़ गया। बिल्ली ने उसकी जेबों की तलाशी ली। एक डिबिया निकली जिसमें 15 नादीदा बनाने वाली गोलियां और 5 फ्लाइंग कैप्सूल थे। बिल्ली के पास ऐसी गैर मामूली चीजें नहीं थीं। शिवराज की मौत ने वो कमी पूरी कर दी। उसने एक गोली और एक कैप्सूल निकलकर डिबिया को गिरेबान में छुपा लिया। गोली को मुंह में रख लिया। नादीदा होने से पहले कैप्सूल को मुंह में रखना चाहती थी। अब कार की जरूरत नहीं रही थी। वो कैप्सूल के जरिए मिनटों में कहीं भी पहुंच सकती थी। उसी वक्त उसे अपने दिमाग में एक अजनबी सोच की लहरें सुनाई दी। कोई कह रहा था, तुम्हें कामयाबी मुबारक हो, मैंने नीलमा से भी पीछा छुड़वा दिया। तुम बिल्कुल आज़ाद हो। आइंदा मोहतात रहो, मैं बार बार तुम्हारे काम नहीं आ सकूंगा। वह हैरानी से बोली, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिससे तुमने बेवफाई की और पोरस के पास चली गई। ओह पारस, ये तुम हो? मेरा दिल कहता था कि मेरे बुरे वक्त में तुम मुझे बेसहारा नहीं छोड़ोगे। आज मैं कसम खाकर कहती हूँ कि वो बात काट कर बोला, कसम खाने में वक्त ज़ाया न करो। मुझे तुम्हारी वफादारी की ज़रूरत नहीं है। मैं वादे के मुताबिक तुम्हें मुसीबतों से निकाल कर जा रहा हूँ। आइंदा मुझसे रब्ता न करना। विश यू गुड लक। वो चला गया। वो थोड़ी देर तक नदामत से सर झुकाए खड़ी रही, फिर नादीदा होकर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए वहां से चली गई। मैं उन तीनों भाइयों की ताक में था। उनमें से एक महाराज था, दूसरा गुरुदेव और तीसरा शिवराज। वो तीसरा छोटा भाई शिवराज बिल्ली डोना के हाथों मारा गया। उससे पहले चौथे छोटे भाई को नताशा ने गोली मारी थी। इन चारों हमशक्ल भाइयों से 2 भाई 2 औरतों के हाथों मारे गए। वो चारों हसीन औरतों के पुजारी थे और औरतें ही उन्हें मौत के घाट उतार रही थीं। जबकि वो चारों गैर मामूली सलाहियतों और कुव्वतों के हामिल थे। बाकी 2 बच गए थे। वो मुझे हवेली से दस्तावेजात चुराने वाला एक ऐसा चोर समझ रहे थे जो हातम ताई था, क्योंकि मैं इन दस्तावेजात के जरिए अमेरिका, रूस, इसराइल और फ्रांस जैसे बड़े ममालिक को ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। वह तमाम भाई इन दस्तावेजात के बज उन ममालिक से हर माह लाखों डॉलर वसूल करते थे। एक बार ख्याल ख्वानी के जरिए मेरी नीलमा की और उन भाइयों की मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें अपना नाम समामी तिलकराम भाटिया बताया था और ये कहा था कि दुनिया में मेरी जिंदगी बाकी थी, लेकिन यमराज यानी मौत का फरिश्ता गलती से मुझे स्वर्ग में ले गया। इस गलती को छुपाने के लिए मेरी सूरत और शख्सियत बदल दी गई थी। नीलमा यानी मेरी दादी माँ, जो मुझे जान से ज्यादा चाहती थी, मैं उससे उस वक्त तक मुलाकात नहीं कर सकता था जब तक कि वो 150 साल बूढ़ी औरत के जिस्म में समाकर सचमुच दादी माँ बनकर मेरे पास नहीं आएगी। उसी वक्त वो अपने पोते को गले लगा सकेगी।
नीलिमा वाकई दिलो जान से अपने पोते स्वामी तिलकराम भाटिया को चाहती थी और यह आजमाना चाहती थी कि मैं सच कह रहा हूँ या फ्रॉड कर रहा हूँ। सच जानने के लिए वो 40 रातों तक जाग कर तपस्या करेगी तो उसे पोते की हकीकत मालूम हो जाएगी। अब वो रातों को तपस्या कर रही थी या नहीं, इसका जिक्र आगे होगा। फिलहाल महाराज और गुरुदेव कह रहे थे कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ और नीलिमा अपने पोते से लगाव रखती है, इसलिए मैं दादी और पोते के जज्बात से खेल रहा हूँ। हकीकत क्या है, इसका फैसला 40 रातों के बाद होने वाला था। महाराज इससे पहले मेरी असलियत मालूम करना चाहता था और मैं इन भाइयों की जड़ों तक पहुंचकर इन्हें उखाड़ फेंकना चाहता था। फिल वक्त हम सब तारीकी में थे। मैं नहीं जानता था कि महाराज और गुरुदेव कहाँ रहते हैं और वो दोनों भाई मेरे बारे में नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ और वो किस तरह मुझ तक पहुंच सकती हैं। उस वक्त मुझे लाजवंती याद आई। वो और उसका बाप जगन्नाथ शर्मा टेलीपैथी जानते थे और गुरुदेव के ताबेदार थे। गुरुदेव ने एक गलती करने पर शर्मा को गोली मार दी, लाजवंती को यतीम बना दिया। वो बेचारी गुरुदेव की मामूला और ताबेदार थी, उसके खिलाफ बोल नहीं सकती थी और गुरुदेव ने कहा था, मेरी सरपरस्ती में कोई तन्हा और बेयारो मददगार नहीं रहता। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मगर अपने बाप की तरह कोई गलती ना करना, वरना बाप के पास पहुंच जाओगी। मुझे लाजवंती की याद आई और मैं गुरुदेव का लबो लहजा इख्तियार करके उस लड़की के दिमाग में गया तो पता चला कि गुरुदेव की धमकी के बावजूद वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। उसे एक नौजवान से मोहब्बत हो गई थी। वो नौजवान खूबरू था, दिलेर था, लेकिन गूंगा था। उसकी मोहब्बत गूंगी थी, मगर लाजवंती उसकी आंखों में झांक कर उसके दिल का हाल मालूम कर लेती थी। वो जानती थी कि गुरुदेव हवस परस्त है, एक दिन उसे भी अपने हवस के दस्तरख्वान पर सजाएगा। ऐसे वक्त गूंगा महबूब उसे इशारों में समझाता कि वहां से भाग चलें और वो उसे समझाती कि भागकर दुनिया के आखिरी सिरे तक भी जाएंगे तो वो गुरुदेव मौत बनकर उनके सरों पर पहुंच जाएगा, बल्कि अपनी मामूला के दिमाग में रहकर उसे भागने का मौका नहीं देगा और उसके महबूब को भी मार डालेगा। मैंने उन दोनों को छुपकर मिलते देखा और उनकी बातें भी सुनी। उस वक्त गुरुदेव दूसरे मामलात में मसरूफ था। लाजवंती को घर की मुर्गी समझकर नजरअंदाज कर रहा था। मैंने मौके से फायदा उठाकर लाजवंती पर तनवीमी अमल किया। उसके दिमाग से गुरुदेव के अमल को मिटाकर दिमाग को लॉक कर दिया। इस तरह वो उसके शहर से आज़ाद हो गई। वो टेलीपैथी जानती थी, उसके पास दौलत की कमी नहीं हो सकती थी। जहां जाती जरूरत के मुताबिक नकद रकम हासिल कर सकती थी। वो अपने गूंगे महबूब के साथ किशन कोर्ट से फरार हो गई। उसने सोच लिया था कि किसी बड़े शहर में जाकर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे पर तब्दीली कराएगी। इस तरह वो गुरुदेव भी उसे पकड़ नहीं सकेगा। गुरुदेव उससे कोई काम लेना चाहता था। वो उसके दिमाग में गया तो सोच की लहरें वापस आ गईं। उसने हैरानी से दोबारा राब्ता किया। फिर लाजवंती ने सांस रोककर उसे भगा दिया। यह उसकी तौहीन थी। उसने अपने आलाकारों से कहा, लाजवंती के पास जाओ, वो जहां भी हो उसे तलाश करो और पकड़कर फिर उसकी रहायशगाह में वापस ले आओ। वो गूंगे महबूब के साथ फरार होने के लिए पहले रेलवे स्टेशन गई। पता चला ट्रेन के आने में जरा देर है। वो बस के अड्डे पर आई। किशन कोर्ट से बाहर जाने के यही दो जराए थे। वो ख्याल खुआनी के जरिए किसी कार वाले से लिफ्ट लेकर वहां से फरार हो सकती थी, लेकिन ये गेम मैं खेल रहा था। मैं किसी तरह गुरुदेव तक पहुंचना चाहता था, इसलिए कामिल कितना उसके दिमाग पर छाया हुआ था। गुरुदेव के आदमी ने उनसे मोहब्बत करने वालों को घेर लिया। वह गूंगा फौलादी जिस्म और फौलादी इरादों का मालिक था। उसने 2-4 दुश्मनों की तनहा पिटाई की, फिर लाजवंती के साथ एक ऑटो रिक्शे में वहां से भागने लगा। जख्मी दुश्मनों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो एक वैन में बैठकर ताकुब करने लगे। गुरुदेव ने उनसे कहा, मुझे लाजवंती के आशिक की आवाज़ सुनाओ, मैं अभी उसके अंदर जलजले पैदा करूंगा। उसके एक आलाकार ने कहा, गुरुदेव आवाज़ कैसे सुनाए, वो तो गूंगा है। गुरुदेव ने लाजवंती के पास आकर कहा, सांस ना रोको, सिर्फ इतना बता दो कि कौन तुम्हारी मदद करे और किसने तुम्हें मेरे तन्वीमी अमल से निजात दिलाई है। जिसने भी निजात दिलाई है वो मेरे लिए देवता सामान है, अब जाओ। उसने सांस रोक ली। ऐसे ही वक्त बदबख्ती आड़े आई। उस ऑटो रिक्शे में खराबी पैदा हो गई। वो रुक गया। तमाशा ये कि वो हवेली के करीब रुका। पीछे दुश्मन वैन में आ रहे थे। वो दोनों रिक्शे से उतरकर हवेली में चले गए। वो लाजवंती की खानदानी हवेली थी। वो इसके अंदर के तमाम हिस्सों को और चोर दरवाजे को अच्छी तरह पहचानती थी। फिलहाल उन दोनों के लिए वही एक पनाहगाह थी। पिछली बार नताशा ने गुरुदेव के छोटे भाई को गोली मारने के अलावा उन मुसल्ला 2 गार्ड्स को भी हलाक किया था जो चोर दरवाजे के पास ड्यूटी पर रहते थे। वो मखसूस कोडवर्ड्स के मुताबिक चोर दरवाजा खोलते और बंद करते थे। उनकी तस्दीक के बाद से वो चोर दरवाजा खुला हुआ था। उस रात जो कुछ हुआ था उसके बाद ना कोई हवेली में आया और ना ही किसी ने इस चोर दरवाजे को बंद किया। लाजवंती अपने गूंगे महबूब के साथ वहां आई। फिर चोर दरवाजे से गुजरकर इसे अंदर से बंद कर दिया। उसका ताकुब करने वाले गूंगे फाइटर के हाथों बुरी तरह जख्मी हुए थे। फिर भी ताकुब करते हुए चोर दरवाजे के पास आए। गुरुदेव ने एक के दिमाग में कहा, मैं दूसरे आदमियों को भेज रहा हूँ। उनके आते ही तुम लोग वापस जाकर अपनी मरहम पट्टी कराओ। मैं देखूंगा कि वो दोनों कब तक भूखे प्यासे तय खाने में रहेंगे। मैंने उस आलेकार की जुबान से कहा, गुरुदेव तय खाने में जो एक अलमारी है वो एक बटन दबाने से गर्दिश करती है। उसके घूमने से एक चोर दरवाजा सामने आता है। आपका छोटा भाई जो तय खाने में मारा गया था वो इसी अलमारी के चोर दरवाजे से आया था और उसे खबर नहीं थी कि उसको गोली मारने वाली एक हस्ती वहां नादीदा बनी हुई उससे देख रही है और अलमारी के चोर दरवाजे को समझ रही है।
गुरुदेव ने हैरान होकर अपने आलेकार से पूछा, ये बातें तुम कैसे जानते हो? आलेकार ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, कोई मेरी जुबान से सब कुछ बोल रहा है। गुरुदेव ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो, मुझसे क्यों दुश्मनी कर रहे हो? मैंने कहा, बाज़-औक़ात दुश्मनी की वजह नहीं होती। अब यही देखो कि किसी दुश्मनी के बगैर तुम लाजवंती के लिए मुसीबत बन रहे हो। उस बेचारी को अपनी मर्जी से मोहब्बत करने का मौका नहीं दे रहे हो। लाजवंती मेरी मामूला थी, आइंदा मैं उसे अपनी दाश्ता बनाने वाला था, वो मेरी मलकियत है। दिल किसी की जागीर नहीं होता। उसका दिल एक दलेर गूंगे पर आया है। उसे एक प्यार भरी जिंदगी गुजारने दो। उसे आज़ादी से कहीं भी जाने दो, उसका रास्ता ना रोको। मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? मेरे आलाकार की जुबान से क्यों बोल रहे हो? मुझसे बराह रास्त गुफ्तगू करो। मैंने तिलकराम भाटिया की आवाज़ और लहजे में कहा, मैं वही हातम ताई हूँ जो नेकियां करता है और दरिया में डाल देता है। मैंने बड़ी अहम दस्तावेजात हासिल करने के बाद अब तक बड़े ममालिक को ब्लैकमेल नहीं किया है। ये बेचारी लाजवंती भी मेरे लिए दुआएं करती रहेगी। अच्छा, तो तुम टी आर भाटिया हो? पिछली मुलाकात में हमने नीलमा की खातिर तुमसे नरम रवैया इख्तियार किया था, मगर दस्तावेजात की चोरी के बाद तुम फिर एक बार हमसे दुश्मनी कर रहे हो। ये तुम्हारे नुक्ता नज़र से दुश्मनी है, लेकिन दो मोहब्बत करने वालों के नुक्ता नज़र से ये नेकी है। इस नेकी को तस्लीम करो, वरना ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि तुम चारों भाई हसीन औरतों की हवस में औरतों के हाथों मारे जाओगे, जैसे तुम्हारे दो भाई मारे गए हैं। वो चौंक कर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? हमारा सिर्फ एक भाई मारा गया है। तुम्हारा सबसे छोटा भाई एक औरत के हाथों मारा गया है, दूसरा भी एक हसीना को हासिल करने के लालच में उसी हसीना के हाथों हलाक हो चुका है। यकीन ना हो तो अपने छोटे भाई शिवराज से राब्ता करके देख लो। उसने फौरन ही शिवराज के दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन उसकी ख्याल खोने की लहरों को छोटे भाई का दिमाग नहीं मिला। उसने शिवराज की धर्मपत्नी से पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? उसकी पत्नी ने कहा, वो नागपुर अपने भतीजे महेश से मिलने गए हैं। गुरुदेव ने महेश के अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। पता चला कि मुंबई से ट्रेन के सफर में एक निहायत हसीन औरत उसकी हमसफर रही। महेश उसे मुलाजमत देने का लालच देकर अपनी कोठी में ले आया। वहां शिवराज पहले से पहुंचा हुआ था। फिर महेश को पता न चला कि वो हसीना और उसके चाचा जी शिवराज कहाँ चले गए, क्योंकि कोठी में पहुंचते उसे नींद आ गई थी। गुरुदेव ने समझ लिया कि महेश को टेलीपैथी के जरिए सुलाया गया होगा। उसने महेश के मुलाजमे और मुसल्ला गार्ड्स के ख्यालात पढ़े। मालूम हुआ कि वो हसीना महेश के साथ कोठी में दाखिल होने के 15 मिनट के बाद ही बाहर आकर महेश की कार में बैठकर कहीं चली गई थी। उसके जाने के बाद शिवराज भी कोठी में नजर नहीं आया। महेश और उसके मुलाजिम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। गुरुदेव उन सब के दिमागों में झांक कर मालूमात हासिल कर रहा था। उसी वक्त एक पुलिस अफसर चंद सिपाहियों के साथ एक गाड़ी में आया। एक ने महेश से कहा, आपकी कार रायपुर जाने वाली सड़क के किनारे खड़ी है। हमने कार में रखे हुए कागजात से आपका पता मालूम किया है। उस कार से कुछ फासले पर एक शख्स की लाश पड़ी है। प्लीज आप साथ चलें, शायद उस लाश की शनाख्त हो सके। गुरुदेव ये तमाम बातें सुन रहा था और उसका दिल डूब रहा था। उसने ख्याल खोने के जरिए बड़े भाई से कहा, महाराज, हमारा भाई शिवराज मारा गया है। आप फौरन अपने बेटे महेश के ख्यालात पढ़ें। महाराज अपने बेटे के ख्यालात पढ़ने लगा। उस वक्त तक उसका बेटा पुलिस वालों के साथ जाए वारदात पर पहुंच गया था और उसने अपने चाचा जी शिवराज की लाश शनाख्त कर ली थी। इसके बावजूद दोनों भाइयों को यकीन नहीं आया। वो नादीदा बनकर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए वहां पहुंचे, फिर अपनी आंखों से छोटे भाई शिवराज की लाश देखी। मैं जानता था कि वो दोनों भाई की लाश देखने वहां जाएंगे। मैं भी नादीदा बनकर वहां पहुंच गया। हो सकता था कि उनमें से कोई नमूदार होता तो मुझे उसे ट्रैप करने में आसानी होती। वो दोनों नादान नहीं थे, लेकिन कोई नागहानी जरूरत उन्हें नमूदार होने पर मजबूर कर सकती थी। पुलिस वाले महेश को उस लाश के साथ ले गए। कानूनी कार्रवाई लाजमी थी। जाए वारदात पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं वहां था। थोड़ी देर बाद महाराज की आवाज़ सुनाई दी। उसने गुरुदेव से कहा, धर्मराज, अपने खास मातियतों से ख्याल खुआनी के जरिए कहो कि वह हमारे तमाम अजीज़ कारिब को शिवराज की हलाकत की इतला दें, ताकि इसका अंतिम संस्कार किया जा सके। गुरुदेव ने कहा, भाई महाराज, वो टी आर भाटिया बड़ी मुश्किलात पैदा करे। जब शिवराज की चिता जलाई जाएगी तो वो हमारी ताक में रहेगा। उसे चालाक बनने दो। हम वहां चिता जलाने के वक्त नादीदा रहेंगे। वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। उसने मेरी मामूला लाजवंती के दिमाग को लॉक कर दिया है, हमें यहाँ उलझा दिया है। वहां वो अपने यार के साथ तहखाने के अलमारी वाले दरवाजे से फरार हो चुकी होगी। अभी सिर्फ अपने भाई की बातें करो। उसकी चिता जलने के बाद हम दूसरे मसाइल की तरफ तवज्जो देंगे। अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद खामोशी छा गई। वो दोनों जा चुके थे। वो अपने तौर पर बहुत मोहतात थे, मेरा सामना नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो अपने बीवी बच्चों के साथ हफ्ते 2 हफ्ते में कभी तो वक्त गुजारते होंगे और उनके बीवी बच्चे शिवराज की आखिरी रसूमात में शरीक होने जरूर आएंगे और मैं उनके रिश्तों को पहचानता रहूंगा। मैंने चंद मातियतों को बुलाकर कहा, मैं चंद औरतों और बच्चों की निशानदेही करूंगा। तुम सब उनके करीब नादीदा बनकर रहा करोगे। जब कभी महाराज और गुरुदेव धर्मराज अपने बीवी बच्चों के पास आएंगे, तुम मुझे फौरन इतला दोगे। महाराज वसी जराए का मालिक था, इसलिए पुलिस की कार्रवाई में देर नहीं लगी। दूसरी सुबह शिवराज की चिता जला दी गई। इस दौरान में महाराज और गुरुदेव नादीदा बने रहे, फिर अपनी अपनी रहायशगाह में वापस चले गए।
महाराज ने तन्हाई में बैठकर तमाम हालात का जायजा लिया तो समझ में आया कि वो प्रोड्यूसर के फ्लैट की जिस हसीना को हासिल करना चाहता था वही ट्रेन के जरिए उसके बेटे महेश के साथ आई होगी। शिवराज ने उस हसीना को कोठी में फरार होने से रोकने की कोशिश की होगी। वह हसीना किसी तरह उस पर गालिब आ गई होगी, इसलिए वो दूसरा भाई भी मारा गया। गुरुदेव ने ख्याल खुआनी के जरिए बड़े भाई से कहा, भाई महाराज, वो कमबख्त टीआर भाटिया कह रहा था कि हमारे छोटे भाई को भी दूसरी औरत ने गोली मारी है और यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हमारे दो भाई गैर मामूली सलाहियतें रखते थे, उन्हें औरतों ने मारा है। सवाल ये पैदा होता है कि टीआर भाटिया को यह कैसे मालूम हुआ कि हमारे भाइयों को औरतों ने कत्ल किया है? क्या उन कत्ल करने वाली औरतों से उसका कोई ताल्लुक है या उसने हसीन औरतों के जरिए उन्हें कत्ल करवाया है? ये बातें वाकई गौरतलब हैं। वो कह रहा था कि हम तमाम भाई हवस परस्त हैं और हम सब औरतों के हाथों मारे जाएंगे। महाराज थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, हम तमाम भाइयों की जन्म कुंडली में औरतों के मुतल्लिक एक बात मुश्तरक है, वो ये कि सिर्फ हमारी बीवियां हमारी खुश नसीबी का बायस होंगी, बाकी दूसरी औरतों से हमें नुकसान पहुंच सकता है। ये बात मैं पहले भी तुम लोगों को बता चुका था, लेकिन हमने यही सोचा कि भला औरतों से क्या नुकसान होगा, वो हमारी दाश्ता बनकर रहेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बेवफाई करेंगी या हमारी कुछ ज़मीन जायदाद अपने नाम कराएंगी। नुकसान का मतलब अब हमारी समझ में आ रहा है कि वो हमें जाने नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, जैसे दो औरतों ने हमारे दो भाइयों को पहुंचा है। आपकी बात समझ में आ रही है। आइंदा हमें औरतों से मोहतात रहना चाहिए। बेशक हमें औरतों से अब कतराना चाहिए, लेकिन ये टीआर भाटिया हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। हमें नीलमा से कहना चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसकी असलियत मालूम करे। अगर वो उसका पोता साबित होगा तो उसे कम से कम हमसे दुश्मनी ना करने दे। भाई महाराज, वो ख्वामखा तपस्या करने में 40 रातें ज़ाया करेगी। ये टीआर भाटिया बहुत मक्कार है, उसका पोता नहीं है। वो नीलमा की तपस्या के दौरान में कोई ऐसी गड़बड़ करेगा कि 40 रातों तक उसे तपस्या का मौका नहीं देगा। हमें खुद उसकी असलियत मालूम करना चाहिए। मैं अपने तौर पर भी कोशिशें कर रहा हूँ। फिलहाल नीलमा से पूछा जाए कि वो क्या कर रही है। महाराज ने ख्याल खुआनी के जरिए नीलमा को मुखातिब किया, फिर कहा, मैं महाराज बोल रहा हूँ, प्लीज अभी कुछ ना बोलो, एक उलझन में पड़ गई हूँ। नीलमा, सिर्फ इतना बता दो कि 40 रातों वाली तपस्या शुरू हुई है या नहीं? मैंने 2 रातों तक तपस्या की थी। तीसरी रात फहमी रुकावट बनने लगी। मैं मंत्र पढ़ती रहती, वो मेरे दिमाग में आकर मुदाखलत करने लगी, कभी मंत्र भुलाने लगी। हम पहले ही समझते थे टीआर भाटिया बहुत मक्कार है। वो तुम्हें 40 रातों तक ऐसा कोई अमल करने नहीं देगा। अगर फहमी रुकावट बन रही है तो इसका मतलब यह है कि वो टीआर भाटिया की असलियत को छुपाना चाहती है। गुरुदेव ने कहा, नीलमा, इस पहलू पर गौर करो कि फहमी फरहाद की बहू है और वो टीआर भाटिया की असलियत मालूम करने का मौका नहीं दे रही है। उसका वक्त भाटिया का ताल्लुक जरूर फरहाद की फैमिली से है या फिर उनसे उस शख्स की दोस्ती है। मैं इस पहलू पर गौर करूंगी, फिलहाल जाओ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। उसने सांस रोक ली। महाराज और गुरुदेव उसके दिमाग से निकलकर झुंझला गए। महाराज ने कहा, यह खुद को समझती क्या है कि हमसे ज्यादा ताकतवर है? इसे अपनी आत्मा शक्ति का गुरूर है। ऐसी आत्मा शक्ति किस काम की जो फहमी नाम की एक औरत से दूर भागती फिरे? वो आत्मा शक्ति रखने वाली यूं ही भागती नहीं फिरेगी। मेरा ख्याल है फहमी उसकी कोई बहुत बड़ी कमजोरी जानती है। वो कमजोरी इतनी बड़ी होगी कि नीलमा की जिंदगी और मौत का मसला बन जाती होगी। ये फरहाद की फैमिली वाले छोटे मामलात को अहमियत नहीं देते हैं, बड़े मामलात में अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। तमाम टेलीपैथी जानने वाले नीलमा के खौफ से चेहरे और आवाज़ें बदलकर उससे दूर रहने की कोशिशें करते हैं, लेकिन फरहाद की बहू उसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है, यहाँ तक कि उसकी तपस्या भी भंग कर देती है। भाई महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम लाइल्मी में फरहाद की फैमिली से टकरा रहे हैं। हाँ, ये बात छुपी नहीं रही कि फहमी ने अन्नापूर्णा बनकर पोरस को धोखा दिया था। इससे पहले पारस ने दवाएं चुराई थी। मुझे यकीन की हद तक शुबह है कि हमारी तमाम दस्तावेजात पारस ने चुराई हैं और खुद को टीआर भाटिया कहकर हमें और नीलमा को धोखा दे रहा है। फिलहाल हम इसलिए नाकाम होते जा रहे हैं कि अपने दुश्मनों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहिए, पहले दुश्मनों को पहचानना चाहिए। महाराज थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने फोन के जरिए बाबा साहब के दायरे के इंचार्ज से कहा, मेरा नाम सूर्यराज है, मैं महाराज कहलाता हूँ, जनाब फरहाद अली तैमूर से बात करना चाहता हूँ। इंचार्ज ने कहा, प्लीज़ 1 मिनट इंतज़ार करें। इंचार्ज ने कंप्यूटर से मालूमात हासिल की, फिर कहा, फरहाद साहब इदारे में नहीं है, ये बताया नहीं जा सकता कि वो किस मुल्क में है। आप उनकी मौजूदा आवाज़ का कैसेट सुनाकर दिमागी राब्ता कर सकती हैं। इंचार्ज ने उसे मेरी आवाज़ और लहजे का कैसेट सुनाया। उसने इंचार्ज का शुक्रिया अदा किया, फिर ख्याल खुआनी के जरिए मुझसे राब्ता करके अपना तारुफ कराया। मैंने पूछा, आप मुझसे क्या चाहती हैं? उसने कहा, एक शख्स खुद को टीआर भाटिया और नीलमा का पोता कहते हैं और नीलमा आपकी बहू से खौफजदा है। आपकी बहू हमें सही बात बता सकेगी कि वो टीआर भाटिया दरअसल कौन है। मैंने कहा, ये टीआर भाटिया दरअसल नीलमा का पोता स्वामी तिलकराम भाटिया है, जिसे मैंने ईरान में कत्ल कराया था। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो मरने के बाद अपनी दादी नीलमा की तरह फिर जिंदा हो गया? अगर ऐसा है तो फिर नीलमा अपने पोते को क्यों नहीं पहचान रही है? वो ना पहचान सकेगी और हम उसे पहचानने का मौका देंगे। अंदर की बात सिर्फ हम जानते हैं कि असल मामला क्या है, प्लीज़ हमें बताएं। ये एक बहुत अहम राज है, हमने किसी को नहीं बताया, तुम्हें ज़रूर बताएंगे।
जानते हो, हम तुम्हें क्यों बताएंगे? शायद इसलिए कि आप हमें अपना समझते हैं, क्योंकि हमने आपके मुकाबले में आने की हमाकत नहीं की है। बहुत बड़ी हमाकत की है। पहले मैंने और मेरे बेटों ने तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी और ना ही तुम्हें कोई अहमियत देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे भाई गुरुदेव ने पारस के खुफिया जखीरे से गैर मामूली दवाओं के 2 कार्टून चुराकर हमसे दुश्मनी की इब्तिदा की है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। हम चुराए हुए 2 कार्टून वापस ले गए। तुम्हारे हिस्से में नकली दवाएं आई हैं। हमारे अलावा पोरस और 2 औरतें तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं। उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम खामोश तमाशाई की तरह उनके जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचता देख रहे हैं। महाराज ने कहा, हम कसम खाकर कहते हैं कि हमने आपसे दुश्मनी की इब्तिदा नहीं की है। मेरे भाई गुरुदेव के एक मातहत जगन्नाथ शर्मा ने पारस का माल चुराने की हमाकत की थी। जब ये हमाकत हो ही गई थी तो हमने सोचा ये बात छुपा ली जाए, वरना आप लोगों से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। हमसे ये गलती जरूर हुई है कि हमने उस मातहत शर्मा के चुराए हुए 2 कार्टून हवेली के तहखाने में छुपा दिए। मैंने कहा, जो बात हो गई उसे खत्म करो। हम शेरों के मुंह से अपना लुकमा छीन कर ले आते हैं। हम अपने 2 कार्टून हासिल कर चुके हैं। तुम टीआर भाटिया की बात करने आए हो, उसी की बात सुनो। दरअसल हमने ईरान में टीआर भाटिया को कत्ल नहीं किया था। क्या वाकई? लेकिन ईरान से उसकी लाश भेजी गई थी और नीलमा के सामने उसे चिता में जलाया गया। वो किसी दूसरे की लाश थी। उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके उसे तिलकराम भाटिया बनाकर वो लाश नीलमा के पास भेज दी गई थी। यानी असली तिलकराम भाटिया जिंदा है। हाँ, उसका ब्रेन वॉश किया गया है। वो अपनी पिछली जिंदगी की बहुत सी बातें भूल गया है। उसके ज़हन में ये बातें नक्श की गई हैं कि वो मरने के बाद स्वर्ग में गया था। वहाँ उसका चेहरा और कुछ ख्यालात बदलकर उसे दुनिया में वापस भेज दिया गया। वो अपनी दादी माँ को उस वक्त पहचानेगा जब वो 150 साला बूढ़ी औरत के अंदर समाकर उसे गले लगाने आएगी। मैंने एक नया शोशा छोड़ा, इस कहानी को एक नई सिमत मोड़ा।